बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आज है 28 मई और आज के दिन की तारीख़ी अहमियत क्या है इस बारे में ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं। 28 मई यानी आज मुल्क में यौम तकबीर जो है वो कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और आज के दिन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज पाकिस्तान ने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत के तौर पर अपने आप को मनवाया, एटमी धमाके करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। तो आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी आज के शो में हम बात करेंगे। अभी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, मैं आपको बताना चाहूंगी। सूरज की तपिश बढ़ते ही लोड शेडिंग का ऐलान भी कर दिया गया। लाहौरिये दोहरी मुश्किल में आ गए हैं। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। ई चालानिंग वाले सेक्टर्स में वार्डन्स को मोबाइल रखने की इजाजत। और कोची एसोसिएशन का पीर से दोबारा हड़ताल का ऐलान। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर अस्लम आज मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? शुक्र है अल्लाह ताला का। सबसे पहले 28 मई के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगी, क्या कहेंगे आज के दिन के मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आप अगर खबर भी डिस्कस करती तो मैं 28 मई के हवाले से ही बात करना चाह रहा था, क्योंकि जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने जो अहम दिन है उनको याद रखती हैं। और अगर हम इस हवाले से अगर आज बात करें तो यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है 28 मई 1998। अगर आपको भी याद हो और आप भी अगर अपने शेयर करें एक्सपीरियंस को, याद हो कि 11 मई और 13 मई 1998 को जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी और रोजाना की बुनियाद पर एक धमकी आती थी कि हम इस तरह करके हम पाकिस्तान के साथ इस तरह इबरतनाक सलूक करेंगे। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। मुझे याद है मैं स्कूल में था तो हम अखबार रोजाना पढ़ते थे, तो रोजाना जब उनकी सुर्खियां पढ़ते थे तो बड़ा दिल और अफसोस होता था कि हम क्योंकि हम पाकिस्तान ने 28 मई को जाके तकरीबन 15 रोज के बाद धमाके किए और उस दौरान बहुत प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने जो है वो नवाज शरीफ को कई दफा टेलीफोन किए। आलमी ताकतों ने जो है वो पाबंदियां लगाने का भी कहा, लेकिन जो है वो उस वक्त की तमाम क़यादत को जो है वो और ख़ुसूसन उन लोगों को जो 1974 से अगर हम शुरू करें 1970 से शुरू करें जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो एटॉमिक पावर की पाकिस्तान की जो एटॉमिक पावर बनने की जो है वो बुनियाद रखी, उससे लेकर तमाम जो मियां नवाज शरीफ तक तमाम साइंसदान, तमाम सियासतदान, तमाम पाकिस्तानी फ़ौज के जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने भी इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है आज। कि फिर 28 मई 1998 को बिल आखिर पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए। भारत के मुकाबले में 6 जो है वो जब धमाके किए तो उस वक्त भारत का जो है वो एक सोग की सी कैफियत होगी और पाकिस्तानियों को जो जोश और जज्बा था वो इतना दीदनी था कि वो बताने से जो है वो कासिर हैं। और मुझे याद है मिठाइयां बांटी गई जिसकी जो कैपेसिटी थी बयान नहीं किया जा सकते। तो ये यकीनन एक बड़ा दिन है और इस एटॉमिक पावर बनने की वजह से पाकिस्तान पर सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ही फख्र नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान लोगों को, और दुनिया भर के मुसलमानों ने ऐसा महसूस किया कि वो महफूज हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है। उसमें मियां नवाज शरीफ ने, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें कि मियां नवाज शरीफ को जितने फ़ोन आए और उनका भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने तमाम तर आलमी दबाव को मुस्तरद किया, साइंसदानों का किरदार है, तो इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिलाशुबा आज की पहली खबर की तरफ जाते हैं। आज की खबर हमारे पास है टॉप स्टोरीज। ऑब्वियसली शहरियों के लिए मुश्किलात जो हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खबर ये आपको सुना दी गई है कि अब लोड शेडिंग में भी इजाफा होता चला जाएगा। मैं उस तरफ आऊंगी कि माजी में लोड शेडिंग पर तनकीद भी की जाती थी, लेकिन अभी जो जवाब बताया जा रहा है उससे शहरी तो ऑब्वियसली परेशानी का शिकार हो रहे हैं।
अना जवाज जो मर्जी बताया जाए, हम अब उस शहर में रहते हैं जिसमें 8-10 साल के राह में हमने ये देखा है कि 2010-11 में इस शहर के अंदर 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। 2013 की में अगर हम फिर बात करते हैं तो वहां पर लोड शेडिंग का 16-16 घंटे तक पहुंच चुकी थी। लाहौर शहर में मुझे याद है हम रिपोर्टिंग कर रहे होते थे तो घर जाते थे, लाइट ही नहीं होती थी, यूपीएस लगा लिए, जनरेटर लगा लिए, सब फ्लॉप हो गया। तो खैर उसके बाद इन जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की और जो शहबाज शरीफ, उन्होंने जो इस हवाले से कहा कि हम लोड शेडिंग को कंट्रोल करें, तो ये लोड शेडिंग को कंट्रोल करेंगे तो हमने देखा कि लोड शेडिंग वाकई कंट्रोल भी हुई। और फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इनका यहाँ पर जो कहना था, कभी कहते थे बिजली महंगी ले ली, कभी कहते थे, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो जिस तरीके की रवायत है उन लोगों की, वो अपनी दावे करते थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो अब लोड शेडिंग एलानिया होने जा रही है। अब इस खबर में अगर आप देखें तो 3400 मेगावाट की इस वक्त जो है वो डिमांड हो गई है, और अभी जो कमर्शियल सनती सेक्टर है वो बंद है ना। ये मैं इसी तरफ आने वाली थी। अभी तो हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमारे स्कूल्स कब से बंद है, हमारी मार्केटें कब से बंद है, और अगर मार्केट अब खोलने की तरफ गौर किया जा रहा है तो उसकी भी एक प्रॉपर टाइमिंग रखी जा रही है, लिमिटेड टाइमिंग है ना, वही ना 5 बजे तक अगर आप टाइमिंग रख रहे हैं, उसके बाद भी आप लोड शेडिंग को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आपके जितने घरेलू सारिफीन हैं उनको आप डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये बड़ा एक अलमिया है, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट है जो अब जिसने पहले 100 दिन का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, अब 2 साल तकरीबन कंप्लीट होने को जा रहे हैं। तो जनाब जो पिछली गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी थी उस पर तो आप कायम रहे ना, कम से कम आपने तो जो लोगों के साथ करना था वो कर ही रहे हैं। और इस ऐलान के पस से पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। शायद सिप्रा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लोड शेडिंग का ऐलान अब किया गया है, एक तो बताइएगा वजूहात इसकी क्या बताई जा रही हैं, शेड्यूल क्या जारी किया जाएगा, और अब तो हमारे पास रीजन है, मार्केटें जल्दी बंद हो रही हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, हालात काफी बेहतर हैं, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी मार्केटें काफी देर तक बंद रही, उसके बावजूद लोड शेडिंग, क्या वजूहात बताई जा रही हैं इसकी? देखिए, बुनियादी तौर पर हुकूमत ने यह फैसला इसलिए किया है कि जब पीक सीजन आपका आता है, जब मौसम गर्मा, जिस तरह आजकल टेम्परेचर चल रहा है, इस तरह सार्फिन की जाने से डिमांड जो है बिजली की खपत में इजाफा हो जाता है और सप्लाई में कमी होती है, उसकी बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट की जाती है ताकि सिस्टम को स्टेबल रखा जा सके और ब्रेक डाउन ना हो। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ने अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कहा गया है कि 20% तक जहां पर बिजली चोरी है वहां लोड शेडिंग ना की जाए, इन तमाम फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार किया जाए, और जहां पर 20 से 30% तक हो रही है या 40% या फिर 40% से ज्यादा जहां बिजली चोरी हो रही है उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाए। तो एक तरफ तो आपने बिजली चोरी के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की और बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि बिजली चोरी को रोका जा सके। अब देखें ना, जिस इलाके में बिजली चोरी हो रही है, अगर वहां पर लाइन लॉसेज है तो कुछ लोग तो उसमें से बिल अदा करते होंगे, कुछ लोग चोरी करते हो, तो ये खमियाजा जो है तो तमाम सार्फिन को भुगतना पड़ेगा। बजाय के ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता उन बिजली चोरियों को पकड़ा जाता, तो ये लोड मैनेजमेंट करने का आसान तरीका ढूंढ लिया है कि आप 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग करें। जहाँ 30% बिजली चोरी है वहाँ 3 घंटे, जहाँ 40% है वहाँ 5, और जो 40% से ज्यादा जहाँ पर लाइन लॉसेज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग करें। इस पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा और इस शेड्यूल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि लोड मैनेजमेंट भी की जा सके और सिस्टम को भी बेसिकली स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल गुफ्तगू सुनी आपने उमर शाहिद सिप्रा की। अब ये जो लोड शेडिंग की जा रही है, यानी शहरी इसके लिए अब तैयार रहें कि गर्मी की शिद्दत अब जैसे जैसे बढ़ेगी, लोड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए अब लोड शेडिंग की जाएगी। उमर, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, यानी शहरी अब इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि लोड शेडिंग इसी तरह से होगी? बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर बात करें तो गुज़िश्ता ना देखें 4 से 5 रोज में ईद भी जो गुजरी है वो इंतहाई गर्म मौसम रहा, 44 दर्जा हरारत रहा, और जो गर्मी की तपिश की वजह से जाहिर बात है कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। करनी है ना, और जब आज ये बताया जा रहा है कि अगर आपने लोड मैनेजमेंट करनी, और फिर यहाँ बात करें तो लोगों को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। असल बात तो वहां पर आ जाती है कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और लोगों के पास तो अब रोजगार वैसे ही नहीं रहा। लेकिन अभी चले लोड शेडिंग के हवाले से ही अगर गुफ्तगू करें तो गर्मियां ही तो यही तो मई जून जुलाई अगस्त यही तो 3 से 4 महीने होते हैं जिनमें बिजली को कंट्रोल करना चाहिए। अभी अहम चीज ये है कि कमर्शियल सनती सेक्टर जो है वो नहीं। अच्छा, दावे भी किए जाते हैं कि पहले से तैयारी करके रखी है, ये 3 माह जो आएंगे पीक आवर्स जो होते हैं जिसमें आपकी लोड शेडिंग
होती है शाम के होते हैं, उसके लिए अब आपको आसान वक्त पहले ही मिल चुका था कि आपकी मार्केटें भी बंद थी, कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि मार्केटें बंद थी, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद थे, आपके पास तो इनफ बैकअप होना चाहिए था ना। लोड मैनेजमेंट के हवाले से जिस तरह आप बात करें कि बिजली की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि अब तो जो मतवस्त तबका वो वैसे ही एहतियात रखता है एसी को ऑन करने में या वो कोई भी अगर जो यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने, तो उसके बाद भी अगर इस तरीके से लोड शेडिंग का सामना करना पड़े तो फिर इनकी कारकर्दगी पर एक वाजिया सवालिया निशान भी बन जाता है कि ये लोग कहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि अहम बात ये है कि गर्मियों में जाते हैं कि पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है, पहले से तैयारी कर रखी है। ये अब आ गई ना नजर के हम दोबारा से लोड शेडिंग के फेज में जा रहे हैं। आज से जो है वो लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी। अब आप देखें ना, लोगों ने, मुझे याद है कि 2 से 3 साल पहले यूपीएस वगैरह भी अपने वो नहीं ठीक करवाते थे, वो कहते थे अब लाइट आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये बुनियादी जरूरियात जिंदगी में से एक चीज है। लाइट हम कोई पत्थर के दौर में तो रहते नहीं है कि जी हम कहेंगे लाइट के बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा। तो अब पत्थर के दौर में नया पाकिस्तान अगर हमें लेकर जाना चाहता है तो ये उसकी बुनियादें होती हैं। देखिए महंगाई, मैं आपको क्यों खाली ये पॉइंट नहीं मैं आपसे डिस्कस कर रहा, बेसिक चीजें ही नहीं है ना, बेसिक चीजें जब आप लेना शुरू मैं तो कहूंगा छीनना शुरू कर देंगे। 1 करोड़ नौकरी का वादा करके और आप लोगों को यहाँ पर बेरोजगार होना शुरू हो जाए और कोई स्ट्रेटेजी ना बना सके। देखिए रियासत का किरदार एक माँ का किरदार होता है, वो एक पेरेंट किरदार अदा करती है। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके रोजगार के लिए उनकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फरहमी को यकीनी बनाना, ये उनका काम है। ठीक है, तो हम तो गवर्नमेंट अगर कोई अच्छे काम करेगी तो हम उसको अप्रिशिएट करें। यानी हम लोगों को यहाँ पे बैठ के अब ये मैसेज दे रहे हैं कि एक बार फिर से तैयारी कर लें कि उन्होंने यूपीएस लगवाना है, अपना बजट दोबारा से डिजाइन कर लें। तो अपना सोच रहा था, मैंने अपना ठीक ऑब्वियसली आपको आदत हो गई होती है ना। अब आप जिस तरह से हम गुज़िश्ता 2-3 साल से टाइम गुजार रहे हैं, लोड शेडिंग का नामो निशान एक तरह से नहीं था और अब आपको फिर से दोबारा उसी फेज में जाना पड़ा। बिल्कुल, मैंने आपको अपना सच बता रहा हूँ कि मैं तो अपना सोच रहा था कि मैं हमेशा कहता था अच्छा चले थोड़े दिन तक करवा लेंगे, लेकिन अब आज मैं सोच रहा हूँ कि फौरन इमीडिएटली ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोड शेडिंग में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो ये चीजें मैनेज करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लाहौरी खास तौर पे अब ऐलान कर दिया गया है शहर में लोड शेडिंग होगी और हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली जो ऐलान किया जाता है लोड शेडिंग उससे ज्यादा की जाती है। तो आप तैयार रहिए, अपना बजट जो है वो भी मैनेज कर लीजिए, यूपीएस लगवाने की तैयारी ईद के बाद मैनेज कर रहे हैं, ईद भी एक तरफ गुजरी है और ईद पे वैसे ही बजट सारे डिस्टर्ब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक की तरफ नाज़रीन मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं, मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जा रही हैं और आसानियां साथ ही साथ हम देख रहे हैं पैदा की जा रही हैं। मार्केटें खोलने के टाइम का तायुन भी कर दिया गया, 9 to 5 मार्केटें खुलेंगी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें मरीजों की तादाद, तो शहर लाहौर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 10,000 से तजावुज कर गई है। उमर क्या कहेंगे, मरीजों की तादाद हमारे सामने है और लोग मेरे ख्याल से अब ईजी होते जा रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ना, क्योंकि 10,000 मरीज लाहौर के अंदर, और ये अभी सिर्फ एक फिगर है और ऑब्वियसली जो आइडेंटिफाई होते हैं कोरोना के पेशेंट्स वो 2 से 4 रोज के बाद होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पर जाते ही नहीं है, इलाज भी नहीं कराते। सेल्फ आइसोलेशन का भी अब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हमने देखा कि अब हो गया है। तो अभी वो तादाद अपनी जगह, जिन लोगों को सिम्टम्स है उनके टेस्ट नहीं हुए हैं, वो तो ऐसी तादाद है कि अना वो आप भी अपने गिरदो नवा में आपके अजीज व क़रीब रिश्तेदारों में जानते हो। अगर मैं भी जानता हूँ कि नज़ला जुकाम और जिनको हो जाता है और जिनके क्लियर सिम्टम्स हैं, लेकिन वो उसके बावजूद वो कहते हैं कि जो हालात और जो ट्रीटमेंट और जो हुकूमत ने हमारे एक्सपो सेंटर में वो वीडियोस देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, तो अपनों को वहां पर भेजने से बेहतर वो समझते हैं कि घर में सेल्फ आइसोलेशन कर लें। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक तरफ तो अलार्मिंग सिचुएशन, दूसरी जानिब शहरियों के रवैये पर भी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर चीज़ कंट्रोल करना हुकूमत के काम नहीं होते। हुकूमत आप ही हैं, हुकूमत हम ही हैं, हुकूमत में वहां पे जो लोग बैठे और ऑपोजिशन वाले लोग भी, ये एक माशरा है, एक सोसाइटी है, इसमें हम सब ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना है। पॉलिसीज बना दी, एसओपीज बना दिए। अब आप अपनी जान के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो आप नहीं बताने ना। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ ना। देखें हुकूमत, अभी हमने हुकूमत पर तनकीद की, मुकम्मल तनकीद की, मुस्बत तनकीद की, इस्लाह की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर शहरियों से थोड़ा सा शिकवा जरूर है।
मैं आपको बताऊं कि मैं कल जो है वो इस्लामपुरा में गया, तो वहां पे इस्लामपुरा में हम फिर रहे थे, तो मुजंग इस्लामपुरा, और वहां पे लोगों ने मास्क बिल्कुल पहना ही नहीं हुआ, और उनको बल्कि अगर आप कह दें तो वो बकायदा बुरा मनाते हैं। वो कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं, कोई नहीं, कोरोना शरोना कुछ नहीं है। जनाब ऐसी बात नहीं है, कोरोना वाकई एक सीरियस थ्रेट है। हुकूमत का साथ दें, अपने आप को महफूज रखें। जरूरी है जिंदगी के काम करना भी, लेकिन वो जो SOPs बना लिए आपकी जान से बढ़कर, क्योंकि जान है तो जहान है, ये तो बड़ा मशहूर है। तो खुदारा मैं तो आपको इलाकों के नाम ले रहा हूँ ना, मैं नाम ले रहा हूँ, शादरा का मैं इलाके का नाम ले रहा हूँ, मुजंग का ले रहा हूँ, इस्लामपुरा, सांदा, संत नगर, उसके बाद गुलशन रावी, मुतादिद दरोगे वाला वाली साइड पर चले गए। लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, इतनी कैंपेन की जा रही है, हर टीवी चैनल पे आपको एक ही पब्लिक सर्विस मैसेज नजर आ रहा है कि आपने अपने आप को महफूज रखना है, आपने महदूद रहना है। उसके बावजूद लोगों का ये माइंडसेट अब बनता चला जा रहा है कि इससे अब नुकसान नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी कुव्वत मुदाफिक बहुत है, ये चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझ समेत, मैं अपनी भी बात करूं, मुझ समेत हमारे कई माशरे के ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम बड़े अच्छे जो है वो हकीम या डॉक्टर हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर। यहाँ पे 16 डॉक्टर्स को जनरल हॉस्पिटल के एक ही वक्त में कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस जो है वो एहतियाती तदाबीर से बचा जा सकता है। लेकिन अगर अब आपने समोसे, कचौरी और दही लेने जाना है और दूध लेने जाना है, और 25 बंदों की लाइन में आप इकट्ठे झुमगट्ठे में जाके एंटर हो गए हैं, तो अल्लाह ना करे वहां पे जब 70-100 बंदे होंगे और उनमें से एक को और वो कितने लोगों को हो जाए, तो खुदारा अपनी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, हुकूमत का साथ दें, अपना साथ दें। हुकूमत अपना ख्याल खुद रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये मिसाल हमारे सामने है, अब ये चीजें डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस हो जाए। 3 रोज के दौरान 50 पुलिस सहलकार हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब ये लोग अपनी ड्यूटीज पे मौजूद हैं, ये नहीं पता कि अपनी ड्यूटीज के दौरान किन किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन ऐसा था जिसपे कोरोना वायरस था और वो बाकी लोगों में स्प्रेड कर चुका। देखिए अना, बिल्कुल मुझे याद है, मैं कवरेज पे था तो पीको रोड पर, तो वहां पर एक पुलिस सहलकार जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब होगी, बुजुर्ग था, रमजान थे, रोजे थे, और वो बेचारा मोटरसाइकिल पे थक के बैठ गए। तो हम आए तो कैमरा देखे, मैंने कहा नहीं हाजी साहब आप आराम से रेस्ट करें, आप थके हुए हैं, रोजा भी है। कहता है बेटा हम इन लोगों को समझाते हैं, हमारी बात नहीं मानते। उसने बड़े खूबसूरत और प्यार वाले अंदाज में कही। अब ये हम डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, और उसके साथ साथ जो है ये पुलिस और जो रेंजर, जो आर्मी के लोग भी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। और साथ साथ मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी हमेशा जिक्र करता हूँ कि सहाफियों को, उनको भी जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो बेचारे अपनी लाइफ रिस्क लेकर आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। अब जिस तरह आप बता रही है कि इतने ज्यादा केसेस पुलिस में निकल आए, तो ऑब्वियसली जब वो चेकिंग कर रहे होते हैं उनके साथ अब ताउन करना चाहिए। देखिए पुलिस का किरदार बहुत अच्छा है, हम डॉक्टर्स की जहां पर तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं पर पुलिस के इस मौके पर जो है जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे लॉकडाउन में, तो उस दौरान सिर्फ ये डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, पुलिस, यही लोग थे जो बाहर सड़कों पर मौजूद थे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो फिर इनको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, इनके साथ ताउन भी करना चाहिए। अब उनमें तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, अब वो किस हद तक एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं। जब शहरी आके उलझना शुरू कर देते हैं, एक एक गाड़ी में 4-4 लोग होते हैं और वो नहीं मानते, वार्डन्स का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहिए। डबलिंग पे अच्छा होता है क्या है ना, मैं बताऊं कि जहां पे नाका लगा ना, उससे थोड़ी देर पहले हमारे जैसा, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूं, मेरे जैसा बंदा देखता है अच्छा इधर नाका है, इसने पुलिस वाले ने रोक लेना है, मैं अपने दोस्त को कहूंगा जी भाई उतरो जरा इधर, वो उधर से उतर के पैदल चला जाता है, हम थोड़ा दूर आगे जाके फिर डबलिंग छोड़े है ना, ट्रिपलिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग। ऐसे ही है। फिर आप जब छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अब जो नाकों पर पुलिस एहलकार हैं, ट्रैफिक वार्डन्स हैं, वो आपको रुकेंगे, आपसे पूछेंगे, और यहाँ पे उनके लिए भी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। खैर ये चीजें लिंक हैं, हम बात कर रहे हैं रिस्क की, हम बात कर रहे हैं पुलिस एहलकारों की जो कि मुतासिर हो रहे हैं। उस पर फैसला हमारे सामने ये आया कि मार्केटें अब खोली जाएंगी, यानी 9 to 5 उसका टाइम रखा गया, और उसके बाद 4 दिन मार्केटें खोलने के हुकूमती फैसलों पर ताजिर भी परेशान नजर आ रहे, रिलीफ दिया जा रहा है, ताजिरों के लिए आसानी पैदा की जा रही है, क्योंकि कारोबार बंद होने से ऑब्वियसली इस हक में तो कोई नहीं है, आप कितनी देर अब कारोबार बंद रखेंगे। अब एक लाइफस्टाइल हमें अपना तब्दील करना है ना, अब हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अब किस हद तक कारोबार बंद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी 50,000 60,000 दुकानें किराए पे थी, वो किराया कहां से देंगे। अच्छा बिजली का बिल तो वैसे ही आ रहा है
पानी का बिल, गैस का बिल, वो तो सारी चीजें वैसी आ रही है। तो इसलिए ना निजाम जिंदगी मफलूज हो गया था, लेकिन अब हमने दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ आना है। नहीं तो ये ना हो कि हम कोरोना की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाए। ये घरों में लड़ाई झगड़े होने लगे, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बिल्कुल घरों में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को सबसे अहम मसला ये भी हो गया कि अब रोजगार खाना कैसे और लगाना कैसे। अब देखें जिस दुकानदार की, हम तो देखें कॉमन लोगों की बात करते हैं इस वक्त, जिस दुकानदार ने 40,000 किराया देने और 3 लड़के अगर उसने 25,000 पे रखे, 1.25 लाख रुपए उसकी दुकान का खर्चा है, तो वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है ना 3 महीने तक। अब उसने 1 महीने बर्दाश्त कर लिया, 1 महीने प्लाजा मालकान ने भी मेहरबानी की, किसी ने की किसी ने नहीं भी की, किसी ने अल्लाह ताला का खौफ किया, जन्नत में कमाने की ख्वाहिश में उसने किराया माफ किया, किसी ने नहीं किया, हर एक अपना फेल है। लेकिन अब देखें सिचुएशन क्या, सूरत हाल क्या हो रही है कि अगर दुकानें मुसलसल बंद रखेंगी तो मुसलसल बंद रखी जाएंगी तो नुकसान होगा। और ये जो ताजरों की तशवीश का इजहार है, मेरा अंदाजा है कि थोड़ा टाइमिंग्स के हवाले से, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने ट्रैवल किया है, यूरोप में, अमेरिका में, वहां पे सुबह दुकानें खुलती हैं 5, 6, 7 बजे तक बंद हो जाती है। ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इस पे फिर अगेन मैं यही बात कहना चाहूंगी ना, हमने ईद के दौरान जब लॉकडाउन खोला गया और लॉकडाउन में नरमी की गई, उस पे हमने ताजिरों का रवैया देखा इंतहाई। अच्छा, उसमें देखें, इसमें मेरा एक पॉइंट है, ये बिल्कुल उस पर शहरियों से भी थोड़ा सा शिकवा होता है, ताजरों से भी होता है, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है शबीर, उसका ये कैटरिंग का काम है। वो जब अक्सर हम देखते थे, जब यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ उसके साथ चले जाते थे, तो देखते थे कि खाना कम पड़ जाता था, तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या है कि लोगों में पूरा हो जाए। वो कहता था खाना वाफिर मकदार में रख दें, यानी लोगों को ये मालूम ना हो कि खाना कम हो गया। अब मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जब आप दुकान के टाइमिंग ईद के दिनों में, जो मैं बात कर रहा हूँ, लिमिटेड कर दिए, लोगों ने तो देखे ना, हम जैसे भी लोग हैं जो दफ्तर आना था, जिन्होंने जाना था, अब उन्होंने फिर रश किया। अगर आप टाइमिंग उस वक्त ईद के 3-4 दिनों में टाइमिंग्स को बढ़ा देते तो शायद इस हद तक सिचुएशन ना होती। ऑप्शंस भी ताजिरों की जानिब से दी गई थी कि टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि जो लोगों का एकदम रश हो रहा है वो ना हो। खैर, अभी हमें शहजाद खान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 9 to 5 टाइम रखा गया मार्केटों का, और 4 दिन जो हुकूमती फैसला है उस पर ताजिर परेशान नजर आ रहे हैं। इस पे ताजिरों का मौकिफ क्या है? और दूसरी चीज, ताजिरों की जानिब से भी बहुत ज्यादा लापरवाही हमने देखी, अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर आसानी पैदा की जा रही है, टाइमिंग इतनी दे दी गई है कि कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जाएं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो अब बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी ना, बिल्कुल। ईद उल फितर से पहले जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके मुताबिक जो मार्केटों और बाजारों की टाइमिंग थी वो 9 से 7 PM रखी गई थी। लेकिन जैसे ही ईद उल फितर खत्म हुई, उसके बाद हमने देखा एक और नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ रहा है, जिसमें मार्केटों और बाजारों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब सुबह 9 से लेके दोपहर 5 बजे तक मार्केटों की टाइमिंग जो है वो रखी जाएगी। इस हवाले से जो हमारी ताजिर बरादरी है, उसका बड़ा एक सीधा और सादा सा मौक़िफ़ है कि अब मार्केटों में उस तरह का रश नहीं होगा जिस तरह ईद से पहले होता था। ईद का एक बड़ा फैक्टर था ईद की शॉपिंग के हवाले से। लेकिन आप भी अगर ये 9 to 5 टाइमिंग रखते हैं, तो 9 to 5 के दौरान आपको पता है शहर में गर्मी शदीद होती है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो टेम्परेचर टच कर रहा है। तो इतनी शदीद गर्मी में गाहक नहीं आएंगे। अब इनको टाइमिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए। और जहां तक आपने ताजिरों के हवाले से वायलेशन की बात की कि ताजिर जो है वो SOPs को फॉलो नहीं करते, तो ये जो मामला है ये यकतरफा नहीं है, ये दो तरफा है। इसमें इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इसके अलावा पुलिस और दीगर जो रेलिवेंट इदारे हैं, और इसके अलावा जो ताजिर बरादरी है, ये मिलकर कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहजाद, टाइमिंग, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ शहजाद, अगर टाइमिंग्स की बात करें तो ताजिर कितना टाइम चाह रहे हैं? क्योंकि 9 से 5 तक का टाइम है, ये एटलीस्ट इसमें उम्मत ताजिर बरादरी ये चाह रही है कि आपको मगरब के बाद जो है वो कम से कम 2 घंटे जो है वो 2 से 3 घंटे दिए जाएं, क्योंकि मगरब के बाद जो है वो टेम्परेचर खासा डाउन हो जाता है। अब आप देखें, हम लोग भी 9 to 5, 9 to 6 जॉब पर होते हैं, और मेजोरिटी लोगों की जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब करती है, और दिन के औकात में शदीद गर्मी भी होती है। गर्मी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग बाहर अब नहीं निकलेंगे। चलिए शहजाद, इस पर तो तब गौर किया जा सकता है ना जब आपको चीजें बहुत मुनज़्ज़म नजर आ रही हों। अभी आपके लिए 9 to 5 का टाइम दिया, और अगर आपको 9 to 5 में चीजें बहुत मुनज़्ज़म नजर आ रही हैं,
आपको ताजिरों का रवैया भी ठीक नजर आ रहा है, अवाम का रवैया चले एक तरफ मिला जुला रद्द-ए-अमल अवाम का देखने में आता है, लेकिन अब SOPs जो बनाए गए हैं जिस पर ताजिर रहनुमाओं की जानिब से जब बार बार रमजान में ये मुतालबा किया गया कि दुकानें खोलें, कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो SOP पर अमल करेंगे, मार्केट कमेटियों के हेड जा जाके विजिट करेंगे, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आया ना। हम सारी इसकी जो वजूहात है वो ताजिरों पे डाल दें तो उस पर भी उससे भी SOPs अमल दरामद जो है मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखें, सपोज आपको एक मिसाल देता हूँ, अनारकली बाजार है। अनारकली बाजार में ये कहा गया कि बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनकी एंट्री जो है वो बंद है और मार्केट के अंदर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो उनको नहीं लेकर आना। तो उस हवाले से मैंने इनको एक सजेशन दी कि जो बाजार के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस की मदद से बैरियर लगाएं। आप इब्तदाई तौर पर जो बाजार के दाखिली रास्ते हैं वहीं पे बच्चों और बुजुर्गों की एंट्री को रोक दें, लेकिन वहाँ पे अगर सिर्फ यूनियन के या सिर्फ गार्ड्स यूनियंस के गार्ड्स खड़े होंगे तो वहाँ पे कोई शहरी जो है वो नहीं सुनता। अगर वही उसी एंट्री पॉइंट पे एक पुलिस का बंदा खड़ा हो, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का खड़ा हो, क्योंकि ये अथॉरिटी होते हैं ये लोग बाय फोर्स भी लोगों को रोक सकते हैं कि यहाँ से बुजुर्ग और बच्चों की एंट्री नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई बाजार में बच्चा या बुजुर्ग आ जाता है तो फिर ताजिरों पर हमने ये जिम्मेदारी डाली कि वो इनको अपनी दुकानों के अंदर जो है वो नहीं आने देंगे। पहला स्टेप है उनको बाजार के दाखिली रास्तों पर रोका जाए, वो इंतजामिया और पुलिस रोके, और उसके बाद भी अगर कहीं से रिसीव करने के बाद कोई बच्चा या बुजुर्ग बाजार के अंदर आ जाता है तो फिर उसको आगे ताजिर की जिम्मेदारी है कि वो दुकान के अंदर एंट्री ना दे। और अब जो है वो इंतजामिया और पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई और कुछ बाजारों और मार्केटों में हमने ये फार्मूला अपनाया जिसमें हमें काफी हद तक कामयाबी भी हुई। अगर हम कहें कि ये SOP जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस ही इम्प्लीमेंट करवाएगी तो वो भी अकेले नहीं करवा सकती। अगर हम कहें कि सिर्फ यूनियंस करवाएंगी वो भी नहीं करवा सकती। तो ये दो तरफा मामला है, ये यूनियन, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये तीनों मिलकर अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो फिर ही SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पे शहरियों के ताउन के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि आप चीज़ों पर अमल दरामद कर सकते हैं। मार्केटें खुल रही हैं, ऑब्वियसली शहरियों ने भी आना है, दुकानदारों का भी हमें जो है वो भी देखना है कि उनकी जानिब से किस हद तक इस चीज़ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। खैर, ताजिर इस चीज़ पर परेशान है कि 4 दिन मार्केटें खोलने का कहा जा रहा है, लेकिन अगर हमें हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पर नजरसानी की जा सकती है। इस पर आप लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बना ली है, ऑपोजिशन जमीनी हकाइक से लाइल्म है। उमर, ऑपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि जमीनी हकाइक। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि 10,000 से ज्यादा लाहौर के अंदर केसेस हो गए। ऑपोजिशन चुप बैठी है, नहीं, मैं आपको बता नहीं, ऑपोजिशन चुप नहीं बैठी, ऑपोजिशन का मैं किरदार आपको भी बताता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हिकमत अमली अब बना ली है, पानी सर से गुजर चुका है, हिकमत अमली बना ली है। लोग जो है वो वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल्स में चले गए। सिर्फ लाहौर में 10,000 से ज्यादा केसेस, पंजाब में हजारों की तादाद में केसेस, और अब हिकमत अमली बना रही है। तो पहले आप लोग सोए हुए थे। आप जब मैं फिर वहीं पर बात करूंगा कि जब हमसाये में कोई तकलीफ हो तो मालूम हो जाता है कि इसका इलाज तदारुक कर ले। आप लोग कहां थे उस वक्त जब वुहान के अंदर ये जो है वबा आ गई थी? बड़ा क्लियर कट था, रोजाना की बुनियाद पर टाइम होता है जब हजारों में केसेस पहुंच जाए। हमें पता था, हम मीडिया पे खबरें चल रही थी कि पाकिस्तानी तालिब इल्म फंस गए, वहां पर फंसे हुए। तो ऑब्वियसली पंजाब से भी काफी तालिब इल्म होंगे। लोगों को मालूम था कि पाकिस्तान और उनका चाइना का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और हमेशा है, लेकिन आपने उस वक्त हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई? 10,000 तादाद हो गई है लाहौर की बात करें हम तो वजीर आला पंजाब पूरे सूबे के वजीर आला हैं। ये सिर्फ शहर लाहौर नहीं, हजारों की तादाद में केस बढ़ चुके हैं और अब आप हिकमत अमली बना ली। आप ये देखें कि जी ऑपोजिशन को हकायक करने, अब ऑपोजिशन का भी किरदार सुन लें। अभी तक मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि शहबाज शरीफ जब यहाँ पर आए पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ कोरोना के हवाले से बात करनी है, हमने किसी किस्म की कोई, हालांकि पहले यही नून लीग थी जो इलेक्शन ईयर कहती थी, सियासत की बातें करती थी, लेकिन अब उनके ये अल्फाज हैं कि हमने कोई सियासत नहीं, कोई तनकीद नहीं, अब हमने सिर्फ कोरोना के हवाले से स्ट्रेटेजी बनानी है। जब शहबाज शरीफ ऑल लीडर्स का जब ये था पार्लियामेंट में इजलास था कि हिकमत अमली बनाई जाए, क्योंकि देखें हमारे बड़े लोग तो यही है ना जो फैसले करते हैं। ऑपोजिशन लीडर ये थे, शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो भी आई थिंक वहां पर थे, इमरान खान ने भी वहां पर खिताब करना था। तो शहबाज शरीफ ने जब अपनी गुफ्तगू की
इमरान खान ने जब अपनी गुफ्तगू की सबने सुनी, लेकिन जब गुफ्तगू के लिए आए शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर तो फौरन छोड़कर चले गए वो। आप तो और उस वक्त उन्होंने किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी थी, उन्होंने कोरोना के हवाले से, यहाँ से मैं 1.5 महीना पुरानी बात बता रहा हूँ। अब कोरोना के हवाले से बात करें, देखिए कोरोना के हवाले से ऑपोजिशन ने बारहा कहा है कि भाई मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये मसला कोई वो नहीं है कि इस पे हम सियासत करें, नहीं करना चाहते वो भी सियासत, लेकिन आप यहाँ पर सूरत हाल देखें कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। देखें कोरोना अल्लाह ना करे, अब हमारे अजीजो अकारिब में जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो लोग कहते थे ना अच्छा कोई कोरोना का मरीज बताएं, अब तो नजर आ रहा है। और अब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बात करें तो देखें वो कहाँ पे नजर आ रहे हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स के वो रोजाना की बुनियाद पर 18-18 घंटे जिस तरीके से गुज़िश्ता साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ काम करते थे कि वो सुबह मीटिंग्स कर रहे हैं, शाम को मीटिंग्स कर रहे हैं। एमएनए एमपीएस को उन्होंने एमएनए को कहा कि आप लोग कामों पर तनकीद नहीं करेंगे, ऑपोजिशन चुप बैठी है, शायद इस वजह से कहा जा रहा है। ये है कि हॉस्पिटल में 36,000 से जायद पीपी किट्स जो हैं वो भी शहबाज शरीफ की हिदायत पर ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर अगर तकसीम कर रहे हो तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो सूबाई वज़ीर हैं उनका किरदार कहां पर है। देखें जब वबा आती है, जब मसाइल आते हैं तो सबने मिलकर काम करना होता है, उसमें ऑपोजिशन हुकूमत छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि कोई अच्छा काम भी करने लगे तो आप फौरन तनकीद करना शुरू कर देते हैं, खुद आपने करना नहीं। भाई आपके पास मौजूद है, आप हमें तो ये उस्मान बुज़दार कहाँ 18-18, 20-20 घंटे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बता दें, लाहौर में बता दें, गुजरांवाला में बता दें, पूरा सूबा है ना। अब तो एमपीएस बीमार होना शुरू हो गए, अल्लाह मगफरत करे कि एमपी की डेथ हो गई। तो आप ये देखें कि हमारे पास तो ऐसा बंदा चाहिए हमें जो 18 या 20-20 घंटे काम करे, और फिर इस सूबे में उस तरह के शख्स ने काम किया भी था। तो अब लोग फिर उनको क्यों याद करते हैं? वो कहते हैं हमारे पास तो वो मौजूद है जिसने डेंगी जब आया तो उसने 18-18 घंटे काम किया। आप अपना दिखा दें कि कितनी क्या हिकमत अमली बनाई है। अब यहाँ पर अब ये कह रहे हैं हमने अब हिकमत अमली बना ली। आप ये देखें उस्मान बुज़दार साहब से अमली बना के आपने कौन सा तीर मार दिया। अब तो आपके पास सब चीजें मौजूद हैं, अब तो आपने टाइम भी अपना इतना ज्यादा वेस्ट कर दिया, पानी सर से गुजर गया है, अब आप मुश्किल फेज की तरफ चले गए हैं। और अब आप देखिए दरख्वास्त अभी भी यही है कि सब मिलकर बैठें और जिस मर्जी काबरीन को मोअज़्ज़िज़ीन को मिलके स्ट्रेटेजी बनाएं। अभी भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। 22,000 तादाद कम नहीं है पूरे पंजाब की, अगर बिल्कुल 22,000 प्लस। ये तो जो पता मालूम है, जिन लोगों को हो गया और अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम उस माशरे में रहते हैं जिसमें हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि कई लोगों को कोरोना हो जाता है, उसके 2 या 4 दिन के बाद पता चलता है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। फिर ये बड़े अफसोस की बात है, मैं ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक आप इसको कंट्रोल करने में एक तो नाकाम रहे, ऊपर से ढिठाई ये है कि बात को मानने की बजाय आप अभी तक आप तनकीद कर रहे हैं। ऑपोजिशन पे देखें, आपने ऑपोजिशन पे तनकीद करना है, जो मर्जी करना है, ये आपका फेल है, आप करते रहे। उनका भी अपनी सियासत है, वो भी करते रहे आप पे, लेकिन इस वक्त सियासत ना करें, ना ऑपोजिशन करे ना आप लोग करें। इंसान रहेंगे, जिंदगी रहेगी तो ये आप लोग सियासत भी कर सकेंगे, एमएनए एमपीए भी बन जाएंगे, सब कुछ हुकूमत भी करेंगे। अच्छा, ऑपोजिशन को कहा जा रहा है जमीनी हकाइक का नहीं पता है। अभी मैं अगली खबर इसके साथ उमर जो है वो करना चाहूंगी। कोरोना के शदीद अलील मरीजों को बगैर इजाजत कोई दवाई ना देने का फैसला किया गया है। आपने हिकमत अमली ये बनाई है कि आपके पास अद्वियात की कमी होती जा रही है, आप अभी ये फैसले कर रहे हैं कि बगैर इजाजत कोई दवाई नहीं दी जाएगी, खुद से लोग दवाई नहीं ले सकेंगे। एक आपने फैसला ये कर दिया, अपने सर से उतार के लोगों को कह दिया कि सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। सेहत के शोबे का इतना बुरा हाल है। मैं किसी और की बात आपको नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी वालदा अलील हुई, अल्लाह ताला ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। म्यो हॉस्पिटल में वो थी, तो शुगर का टेस्ट करना था, मैं मौजूद था, सुबह 4-5 बजे का वक्त था। डॉक्टर कहता है हमारे पास स्ट्रिप नहीं है, आप लेकर आए बाहर से। मैं स्ट्रिप बाहर से लेकर आया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये तो हालात है कि वहां पर दवाइयां मौजूद नहीं है। मुझे एक इनके ही डॉक्टर ने बताया, जो मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि हमें तो यहाँ समझ ही नहीं आता कि हर 5 दिन के बाद दवाई तब्दील कर दी जाती है, यानी एक मेडिसिन तक नहीं प्रॉपर मंगा रहे। अब आप अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर्स तक कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। तो फिर आप कहां पर ऑपोजिशन को कहते हैं कि जमीनी हकाइक का इल्म नहीं। आप ऑपोजिशन पर जो मर्जी तनकीद करें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। जनाब आप काम करें, अवाम को रिलीफ दें। हम चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें। अन्ना की भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम आपके बारे में अच्छे अल्फाज बोलना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश को पूरा कर दें। आप लोग काम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। आप सब कुछ अभी तो बज़ाहिर ये कह रहे हैं ना कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है, तो हमें तो कोरोना के पेशेंट्स भी दवाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहे बात करें
आपने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं वहां से शिकायत आ रही है, म्यू हॉस्पिटल जहां पर सबसे ज्यादा मरीज है वहां से भी आप और शिकायत। मैं जब हम इंटरवल में ब्रेक में बात कर रहे थे तो हमारे जानने वालों को जब अगर जो कोरोना हो भी जाता है तो वो क्या उनका पहले फोन हमें जो आते हैं वो ये कहते हैं कि हमने नहीं जाना वहां पर क्वारंटीनिया सेंटर में, हमने नहीं जाना क्योंकि वहां पर लोग ये हालात देख के ज्यादा खौफजदा हुए थे। आपकी ये तो स्ट्रेटेजी रही है, ये तो पॉलिसी आपकी रही है कि मुझे आज भी याद है शादबाग का एक रिहायशी था राहील शाह इस तरह करके नाम था, तो वो मुझे वहां से फेसबुक पे फोन कर रहा है, कभी फोन करके वीडियोस बना के भेज रहा है। वो ये कह रहा है, ये एक्सपो सेंटर में था, तो वो ये कहता था भाई यहाँ पे तो टेस्ट ले लिए, यानी टेस्ट ले लिया और 3 दिन के बाद दोबारा है कि वो तो जाया हो गया, अब दोबारा करेंगे। मतलब आप लोगों ने क्या और वो मेंटली देखें नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं और आप देखें फिर रियासत का किरदार, बड़ों का किरदार, वो किरदार आप कहाँ अदा कर रहे हैं और आप पर तनकीद करें तो आपको बुरा लगता है। मैंने तो आप कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके हक में बोलूं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो खुद चाहते हैं कि अच्छे इंतजामात हो, हम उसकी तारीफ करें, लोग उसकी तारीफ करें, लोगों को जो नजर आ रहा है वही चीजें हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने पैगामात दे रहे हैं, जो चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप बाखूबी जानते हैं। ये तो थी मौजूदा सूरत हाल जिसकी अपडेट्स आपको दी हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है वो मुश्किल सूरत हाल पैदा करता जा रहा है। लेकिन एक और मुश्किल है और वो क्या है? महंगाई, जो कि थमने पे नहीं आ रही है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आम तासुर ये था कि ईद के करीब मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो जाता है और जब भी कोई त्यौहार आता है हम देखते हैं कि सब्जियां और फल इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर अभी भी जारी है, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, लोग उसी तरह से परेशान हैं। मार्केट में आपको रेट लिस्ट नजर तो आती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये वो सूरत हाल है जो हम यहाँ बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि हसन जिनको हम हर रोज मार्केट में लोगों की मुश्किलात देखने के लिए भेजते हैं, हालात देखने के लिए भेजते हैं, उमर वो हमें आके ये चीजें बताते हैं। नहीं, हसन ऑब्वियसली मेरा कोलीग है और हम डेली उससे ही डिस्कस करते हैं जब कोई सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि होश शरबा इजाफा हो गया और हसन के अलावा हम खुद भी ग्रॉसरी वगैरह डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं तो हमें भी अंदाजा होता है। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ईद से कोई 4 दिन पुरानी बात है, तो मैंने वो इलाके में जो मुर्गी बेचता है उसको मैंने पैसे दिए कि यार ये इतनी मुर्गी 5 किलो कोई पहुँचा देना, मेहमानों ने आना है। कहता भाई मैं आपको शाम को अफ्तारी के बाद पहुँचा दूंगा। 260 रुपये रेट था, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। वो भूल गया, सुबह हो गई, सुबह हड़ताल हो गई, तो मैं सुबह उसके पास गया, कहता है भाईजान अब तो 350 के हिसाब से होगा। यानी एक में तो आप अंदाजा करें 100 रुपए का फर्क पड़ गया। कोई पूछने वाला नहीं है। बात यह है कि उस दिन हम देख रहे थे मियां असलम इकबाल बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि अब हम निगोशिएशन भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि सख्त एक्शन लेना चाहिए इन माफियाज के खिलाफ। सख्त यही तो बात है कि सख्त एक्शन नहीं लिया जाता ना। आप हर रोज मार्केट की सूरत हाल बता रहे हैं, लोगों की मुश्किलात बता रहे हैं, उस पर अगर कोई जाकर एक विजिट मार्केट का कर आता है तो उससे फिर आप मैं आपको बताऊं कि जो सब्जियां फरोख्त करने वाले और फल फरोख्त करने वाले वो कहते हैं कि जो लोग थैले भर भर के लेकर जाते थे ना, आप खुद कभी ना एक्सपीरियंस करेंगे या जो देख रहे हैं लोग, क्योंकि ये लोग रोज ग्रोसरी करते हैं, रोज सब्जियां खरीद रहे होते हैं, तो 1000 रुपए में अगर 3 लिफाफे भर जाते थे ना, अब एक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी वैल्यू ही खत्म हो गई। पैसे कमाना कितना मुश्किल है और खर्च करने पर। इन मुश्किल हालात में जब आप लॉकडाउन के मुश्किल वक्त से गुजरे, आप लीमू का रेट मैं तो आपको बता देता हूँ। फिर जब इसके आलू का तो चलो इस वक्त मुनासिब है, 60-70 चल रहा है, लेकिन इसी तरीके से जो दीगर सब्जियां हैं उनके रेटों में, सब्जियों के रेट की बात करें तो हसन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन मार्केट की सूरत हाल बताएगा। आज सब्जियों की कीमतों में हम देख रहे हैं इजाफा, फिर उस पर लोग परेशान हैं और उस पर लोगों का एक ही शिकवा हर रोज होता है कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आज की सूरत हाल बताइए क्या है? जी बिल्कुल, शहर में आज भी जो मुर्गी का गोश्त है वो सरकारी नरखामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सका और आज भी शहर में मुर्गी का गोश्त 260 रुपए की बजाय 350 रुपए फ़ी किलो तक ही फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मलक शहजाद मौजूद हैं जो कि मुर्गी फ़रोख्त भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। जी मलक साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कीमत क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, क्या असल वजूहात है? अस्सलाम वालेकुम जी असल वजूहात यही है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई प्लान इस तरह का करे कि जो फार्मर है उसके तक पहुंचा जाए। अभी आ जाके ऐसा किया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोकल एरिया में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को कहते हैं जाके या उन पे फाइन कर देते हैं, पर्चा कर देते हैं, 1 दिन के लिए उनको अंदर कर देते हैं। तो इस तरह चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, जो हमारे वज़ीर हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये इसको अगर कंट्रोल करना है तो ये फार्मर को मिलें,
क्योंकि अभी जो महंगाई हो रही है वो दुकानदार महंगाई नहीं कर रहा, वो फार्मर जो है ना वो महंगाई कर रहा है। तो जब तक ये फार्मर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये लोकल एरिया में इसकी कंट्रोल जो है वो सामने नहीं आएगा। तो अब गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो है ना वो फार्मर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फार्मर को कहना चाहिए कि मुर्गी कम रेट पे बेचे, अगर वो कम रेट पे बेचेंगे तो लोकल एरिया में भी जो है कम रेट पे बिकेंगी चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ मलिक शहजाद जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जब तक पोल्ट्री फार्मर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और पोल्ट्री फार्म्स पे मुर्गी की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक। बहुत शुक्रिया। 350 रुपए आज की कीमत बताई जा रही है। और उस पर उमर, अगली खबर भी मैं इसके साथ ही रखना चाहूंगी। हड़ताल का दोबारा से ऐलान किया जा रहा है, कीमत बताई गई है 350 रुपए। उस पर शहरी कहाँ जाएं? आप एक दफा फिर से हड़ताल की तरफ आ रहे हैं और कीमत भी अभी भी कुव्वत खरीद के मुताबिक लोगों की कीमत नहीं है। कुव्वत खरीद के हवाले से बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये ब्रायलर चिकन तो ऐसा है कि जो डेली सस्ता तरीन है और रोजाना घरों में बनता ही बनता है। तो अब खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि तब्दीली के नाम पर हम लोग जो है वो एक जिस तरीके से चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया, सब्जियां ऑलरेडी महंगी, दालें ऑलरेडी महंगी हैं, तो पता नहीं क्या मिशन है। मुझे तो समझ से बालातर होता जा रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट क्या गरीब मतवस्त तबके को भी सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो ख़त्म करना चाह रही है। दूसरी बात यह है कि अहम बात यह है कि आप उस एसोसिएशन के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं या जिस तरीके से भी, ये आपका काम है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने किस तरीके से टैकल करना है। 350 रुपए की कीमत है, क्या ये जायज है? खुद इनके अपने मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो भी नाराजगी का इस पर इजहार कर चुके हैं। तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो या तो फिर माफियाज के खिलाफ आप एक्स्ट्रा एक्शन लें, प्लान बना के कि शहरी डिस्टर्ब ना हो, आम सार्फिन डिस्टर्ब ना हो, इतना सख्त एक्शन लें कि लोगों को जो है वो उसका रिजल्ट भी मिले। अगर चले 2-4 दिन सब्र भी करना पड़ेगा तो शायद शहरी कर भी लें, उन्हें नजर आएगा। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स मुझे मालूम है कि कभी भी अपने वोटर्स को ज्यादा हद तक खराब नहीं करते। तो फिर लेकिन बात यह है कि 350 रुपए तो अब एलान हो रहा है। बिल्कुल। मैंने 350 रुपए, वो आपकी वाली बात ना, एक ही रात में आपको 100 रुपए का इजाफा जो है वो और 5 किलो के हिसाब से 500 का मुझे नुकसान हो गया। 500 का नुकसान हुआ। अब आम आदमी किधर जाएगा? ये तो चीजें जो है मुश्किलात आपकी बढ़ाती जा रही है। खैर उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा इंसान बने। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, उनकी तारीफ की जाए। लेकिन अच्छा इंसान है क्या? हम सभी लोग अपने आप को कहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे इंसान बन सके, लेकिन अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होती हैं? हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा समझते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से ये हमारी खुशफहमी होती है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों पे गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे रवैये यही हैं कि हमने किसी की गॉसिप करने लगे हैं तो बुराइयां करना शुरू कर दी हैं, अगर कोई उठ के गया है तो उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद हम अच्छे इंसान हैं, इसके बावजूद हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और हम कहते हैं कि जी दूसरा बुरा है, हम अच्छे इंसान हैं। तो अच्छा इंसान है कौन फिर? अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं अपने आप को अच्छा कह रही हूं और मैं वो सब कुछ कर रही हूं जो एक बुरा इंसान करता है, मैं दूसरों को डिस्कस भी कर रही हूं, मैं दूसरों की बुराई भी कर रही हूं, मैं दूसरों को तनकीद का निशाना भी बना रही हूं, फिर भी मैं ये कह रही हूं कि मैं दूसरों से बहुत अच्छी इंसान हूं, तो ये अच्छा इंसान कहाँ छुपा बैठा है? हर इंसान अच्छा इंसान बन सकता है? ये मेरा एक सवाल है। किस तरह से बन सकता है? हर इंसान अपने आप को अच्छा इंसान कहता है तो क्यों कहता है जब वो सब कुछ बुरा भी करता है? ये भी मेरा एक सवाल है। आप लोगों का भी ये सवाल होगा। हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम अपने आप को ठीक किस तरह से कर सकते हैं? यही हमारा आज का टॉपिक होगा। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसे गुजरी आपकी? बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही। ये अब अच्छा इंसान जो है जी जी, ये होता क्या है असल में? क्योंकि अच्छा, सभी लोग अपने आप को अच्छा इंसान कहते हैं और तमाम बुराइयां भी उसी टाइम सेम टाइम पे उसमें पाई जाती हैं। मैं एक तो बड़ा मशकूर हूँ आपकी सारी टीम का कि इस तरह के मौज़ूआत की सिलेक्शन इसलिए बड़ी अच्छी है कि हम सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं इस तरह की मौज़ूआत से। देखिए, ये पैमाना कि कोई अच्छा है या मैं अच्छा हूँ, ये पैमाना हर किसी ने बनाया होता है और ये पैमाने बने बनाए भी मिल जाते हैं। हर समाज में कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, कौन कामयाब है, इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पाई जाती है और कौन नाकाम है इसकी डेफिनेशन भी पाई जाती है।
ये सारी डेफिनेशंस में हर बंदा अपने तजुर्बे, अपने मुशाहिदे और अपनी जिंदगी से कुछ तारीफें और कुछ पैमाने खुद भी बनाता है। बिल्कुल। बनाने के बाद वो मापना शुरू कर देता है। वो किसी की तरफ देखता है, कहता है ये बड़ा कामयाब इंसान, ये बड़ा बुरा इंसान, ये बड़ा अच्छा इंसान, ये बहुत बड़ा इंसान है। ज्यादातर जिस तरह का समाज हमारा है या दुनिया है, इस समाज में बड़ा वो लगता है जो ओहदे में बड़ा है, जो ताकत में बड़ा है, जो वसाइल में बड़ा है, जो इख्तियार में बड़ा है, जिसके पास हर चीज बड़ी है। यानी उसका बड़ापन उसके बड़े घर से, उसकी बड़ी गाड़ी से, उसके बड़े ओहदे से, उसके मुलाजमीन की फौज से, और उसके वसाइल और उसके पावर ऑफ परचेज, बाय करने और खरीदने की ताकत से कि किस चीज को खरीद सकता है, लाइफस्टाइल क्या है, इनसे हमारा समाज ये मानता है कि बड़ा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग बड़े इस पैमानों पे नहीं हैं। बिल्कुल पहली चीज, यानी इस मौजू को इब्तदा अगर मैं करूं तो एक हदीस शरीफ से करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। यानी इंसानों में अगर किसी को आपने बड़ा कहना है, आपने बेहतर कहना है, तो ये देखिए कि उसकी जिंदगी, उसके दुनिया में आने से किसी को फायदा क्या हुआ, या उसकी जात अपने अलावा कितनों के बारे में सोचती है। अच्छा, आम बंदे का फलसफा देखिए। वो आम बंदा अपने बच्चों को कहता फिर होता है, मैं ताड़े वस्ती ते कर रहे हैं अपनी फैमिली को, यार मैं किसके लिए कर रहा हूं। आज मियां बीवी का झगड़ा होता है, वो झगड़े को सुलह कराने के लिए जब मेरे पास आते हैं या किसी काउंसलर के पास जाते हैं, जो कहते हैं जी असियाना वस्ती ते करने हैं। ये बड़ा छोटा जुमला है। इतनी महदूद सोच है एक बंदे की कि वो जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ अपने घर तक ही है। बिल्कुल ऐसे। बड़ा इंसान वो है जो कोई बड़ा फैसला करता है कि मैंने इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना, अपना किरदार अदा करना है, किसी शोबे में कंट्रीब्यूट करना है। मैंने बने बनाए ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, मैंने ट्रेंड सेट करना है, और वो जो मैं ट्रेंड सेट करूंगा फिर लोग उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे। बड़ा इंसान वो है जिसकी मौजूदगी से दुनिया में कोई फर्क पड़ा है। बड़ा इंसान वो है जिसका मकसद बड़ा है। ये बड़ी अहम चीज है। अचीवमेंट बड़ी नहीं है, ये याद रखिएगा। खैर के रास्ते में अचीवमेंट कोई चीज नहीं होती। एम बड़ा होना चाहिए, मकसद बड़ा होना चाहिए। आप बड़े मकसद में नाकाम भी हो जाए तब भी बहुत बड़े हैं। आप दुनिया की तारीख में आज हम अकीदत और मोहब्बत से ये मानते हैं कि जो वाक़या करबला था उसमें बज़ाहिर जीत यजीद की थी, लेकिन बज़ाहिर जीत जो यजीद की थी वो हार थी। ऐसे असल में जीत इमाम अली मकाम की थी। क्यों? एम बड़ा, सच का रास्ता, मिशन बड़ा, तो फिर वो हार नहीं है, वो जीत बन गई। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि कामयाबी किसी मकसद के हसूल का नाम नहीं है, मकसद के सही इंतखाब का नाम कामयाबी है। तो बड़े इंसानों की जिंदगी में आपको एम हाई मिलते हैं, बड़े एम मिलते हैं, बड़े मकासद मिलते हैं। ये बोनों की तरह सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, ये खुद परस्त नहीं होते। ये दुनिया पे निशान अगर छोड़ के जाते हैं कि वो आए थे, तो वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से छोड़ के जाते हैं। कासिम अली शाह साहब, बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे कि आपने कहा बा मकसद जिंदगी गुजारे हैं, दूसरों के लिए बड़े इंसान आप कह लें, नजर नहीं आते। क्या वजह है? एक वजह नहीं है, मल्टीपल रीजंस है। ये बड़ा अच्छा सवाल इसलिए भी कि मैंने भी इसको सोचा बहुत सा। ये समाज कहीं ना कहीं बोने पैदा करता है। ये मेरा क्रिटिसिज्म पे बड़ी फिर बाद में मेरे पे क्रिटिसाइज होता है। हम पिछला प्रोग्राम कर रहे थे स्कूल ऑनर्स के बारे में, हमने कहा बड़ा क्रिटिसाइज हो, देखा भी बड़ा गया। लेकिन मैं जहाद कर रहा हूं, मैं तो सच की बात कहूंगा, मैं तो वो बात करूंगा जिसमें बच्चे महफूज है, मैं तो बात करूंगा वालिदैन के हक में, मैं तो बात करूंगा कि हमें यकीन करना चाहिए मसाइल हैं। ये याद रखिए, ये समाज, इसका सांचा, जैसे ईंटें बनने का सांचा होता है ना, कुछ बनने का सांचा होता है, इस समाज का सांचा शायद बड़ा इंसान पैदा नहीं कर सकता। सही कहा आपने। वजह क्या है? सांचा कैसे? सांचे का मतलब है हर वो सोर्स जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कोई इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। वो डिसअपॉइंटमेंट तो दे रहा है, वो डिस्करेज तो कर रहा है, लेकिन ये उम्मीद के कुछ किया जा सकता है, ये सांचा वो मटेरियल पैदा ही नहीं कर रहा। दूसरा मसला ये है, आप पूरा तालीम का निजाम देखिए, आपको पूरी तालीम के निजाम में मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। आप तीसरी बात देखिए, हमारी पूरी स्टेट का सबसे बड़ा मसला इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान में ये इतना बड़ा सान्या हो गया, कितने कीमती लोग चले गए। आप जानते हैं इसका नतीजा एक तो ये है कि 100 लोग चले गए, इसका सबसे बड़ा नतीजा जो 22 करोड़ को मिला वो इनसिक्योरिटी मिली है, अनसर्टेनिटी मिली है। आप जहाज में बैठते हुए 1000 बार सोचोगे
कि खुदा न खास्ता ये गिर ना जाए, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। घर में बैठा बंदा जिसका घर एयरपोर्ट के पास है, वो लाहौर एयरपोर्ट के पास है, वो कराची के पास है, इस्लामाबाद के पास है, कोयटा के पास है, किसी एयरपोर्ट के पास है, यार वो सोचेगा मैं कितना गैर महफूज हूं कि जहाज आए और मुझे उड़ा के ले जाए। ये जिंदगी के एक शोबे की इनसिक्योरिटी है। आपको पाकिस्तान में हर शोबे में बड़ी माफी के साथ इनसिक्योरिटी मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, इनसिक्योरिटी ऐसा फकीर होना, ऐसी गुर्बत जो इनसिक्योरिटी पैदा करे, वो ईमान छीन सकती है। बिल्कुल आपने दैट्स व्हाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आपने कहा, आपने बचने का कहा कि ऐसी गुर्बत से पनाह मांगनी है जो क्या करे, ईमान ही छीन ले। सो ईमान छीनने वाली गुर्बत, इनसिक्योरिटी देने वाली गुर्बत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और ये गुर्बत अमीर लोगों के पास भी है। अजीब बात ये है। अच्छा, इस तरह के समाज में होता क्या है, बड़ा सोचना भी जुर्म है। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि सबके कद जो है ना वो 5 या 6 फुट है, और एक बंदा 7 फुट का आ जाए, वो कितना ऑड लगता है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल वो क्यों लगेगा, वो थोड़ा सा मुनफरिद और से अलग लगेगा। मेरा जुमला यहां पर ये है कि एक ऐसे माशरे में जहां पर बोने आम है, वहां पर कद अवर होना बड़ा खतरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिलों के माशरे में अकल की बात करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप एक बात याद रखिए कि यहां पर अगर आप वाकई कुछ हैं तो जहर के प्याले पीने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल सही कहा, क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। आप हर बड़े लोग अपना इंसान हक समझते हैं आप पे तनकीद करना। ये जो प्राइस है ना, दूसरे वाली बात जो मैं कर रहा हूं, ये देने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये प्राइस क्या है? हर बड़े इंसान को तनकीद का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है। हर बड़े इंसान की जाती जिंदगी में दुख और तकलीफें होती हैं। ऐसे ही। हर बड़े, एक बड़ा अच्छा वाकया मैं ना सुनाऊं तो बात अधूरी रह जाएगी। सुकरात के पास कोई शख्स गया, घर पे नहीं था, घर में बड़ी करख्त आवाज, तल्ख आवाज में किसी ने कहा नहीं है, पता नहीं कहां पर गया हुआ है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। सुकरात के घर से तो मुकम्मल यकीन ये है कि बड़ी शाइस्ता आवाज आनी चाहिए थी। कहीं रस्ते में दोबारा सुकरात मिल गया, उसने कहा जी सुकरात, उसने कहा जी मैं सुकरात, घर ताड़ा, कहते जी मेरा, कहते जी आवाज, कहता मेरी बेगम दी, कहते जी क्यों है, कहता उन्होंने बर्दाश्त करके तो मैं सुकरात बने। आपकी जिंदगी में आप, अगर आपकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल आपकी जिंदगी में दुख नहीं है, आपकी जिंदगी में तकलीफें नहीं है, और आपके अंदर उनको संभालने की ताकत नहीं है। आम बंदा ना, एक बड़ा अच्छा जुमला हमारे बड़े अच्छे स्पीकर है उनका है, वो कहते हैं आम बंदा सर के दर्द का अगर गुमान हो जाए कि हो सकता है तो पैनाडोल पहले खा लेता है। आम बंदा वो दर्द को पास नहीं आने देता। बड़े इंसान, वासिफ अली वासिफ का जुमला, वो कहते हैं कि बड़े लोग दर्द के सहराओं में बैठ के नखलिस्तान की बात करते हैं, सही। तकलीफ में रहते हुए उम्मीद की बात कर रहे होते हैं। सो बड़ा बंदा वो क्या होता है, वो तकलीफ को बर्दाश्त करना जानता है। बड़े इंसान की जिंदगी में उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, उसको पूरा यकीन होता है कि जिन पौधों को वो लगा रहा है उनकी छांव में वो नहीं बैठेगा, लेकिन जमाना बैठेगा। जिन कुओं को वो खोद रहा है उसका पानी वो नहीं पी सकेगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में दूसरे उसका पानी पिएंगे। सो जिसकी जिंदगी में, एक वन लाइनर अगर दूं, जिसकी जिंदगी का फलसफा बड़ा नहीं है, उस जिंदगी से कुछ सीखा नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में बार बार आता है, हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें, लोगों को देखें, लोगों के रवैये देखें, सभी लोगों को क्यों ये लगता है कि जितने अच्छे वो हैं दूसरा उतना अच्छा नहीं है, जो खूबियां उनमें हैं दूसरे तो बहुत ही बुरे हैं, क्यों ऐसे लगता है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सब इंसान हैं और इंसानों के साथ एक डायलेमा है। डायलेमा यह है कि इंसान अपनी गलती नहीं देख सकता, इंसान को दूसरे की गलती फौरन दिखती है। ये आंख बाहर की तरफ है, ये आंख जिसकी अंदर की तरफ खुलती है वो वली हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वो तो बुल्ले शाह की तरह कहता है कि बाहर पलीती है ही कोई नहीं, पलीती तो मेरे अंदर है। जिसको अपनी जात, ये याद रखिएगा बड़ी गहरी बात, जो टिपिकल एक वो जो जिसको क्रिटिसाइज किया इकबाल ने भी, उस अली बिन उस्मान अल हजवेर ने कशफुल माजूब में भी, और बुल्ले शाह ने भी, और तमाम सूफियों ने, वो एक कैरेक्टर है मुल्ला का। मतलब ये तो आलम दीन की बात नहीं कर रहा है, तो इल्म वाले लोग हैं, लेकिन क्रिटिसाइज किया मुल्लायत ने बड़ा डैमेज किया। मुल्लायत या मुल्लायत की सोच होती है फतवे लगाना कि ये बंदा ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं, बख्शा नहीं जाना, गुनाहगार है। अच्छा, इसके मुकाबले में मौसर थे सूफिया इकराम। सूफी का काम क्या है? सूफी अपने आप को मलामत करता है, अपने आप को गलत कहता है। वो कहता है जी आप तो बड़ी मोहतरम है, आप तो कमाल है, शायद आप ही ने बख्शे जाना है, पता नहीं मेरा क्या बनना है, मेरे अंदर तो खामियां बड़ी हैं, मेरे अंदर तो कमजोरियां बड़ी हैं। और याद रखिए वो आईने से अपने आप की इस्लाह करता रहता है। बड़ा खूबसूरत जुमला इशफाक अहमद साहब का, सूफी अपने चुभने वाले कोने, चुभने वाले कोने जिस्म के नहीं होते, सोच, नजरिया, आदत कुछ भी हो सकता है, उनको मुलायम करता है कि मैं चुभू ना किसी को,
मैं हर्ट ना करूं। और जो दूसरा बड़ा इधर लोकल बड़े इंसान है, यहाँ पर एक ओहदादार है ना, बड़े ओहदे पे बैठा है, वो कहता है इसको जरा बताएं तो सही हम हैं, वो उसको वेट पे बिठा देता है। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में क्या है कि मिलने वाले आने को वेटिंग पे बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बेचारे का कद पहले इतना है, वो और छोटा 2-3 घंटे बाद बड़े से बड़ा भी इंतजार में पड़ा हुआ छोटा हो जाता है। सीएम ब्यूरोक्रेटों को बाहर बिठाता है, ब्यूरोक्रेट अवाम को बाहर बिठाती है। सो जब साइलीन इंतजार करते हैं तो आप अपना कद बजाहिर समझ रहे होते हैं। आखिरी बात कह दूं, हमने ब्रेक पे जाना है, मुझे लग रहा है। मैं ना जुडिशरी को पढ़ाता था और अल्लाह के करम से मैंने जुडिशियल एकेडमी में करसा पढ़ाया। मैं जुमला अक्सर कहता था क्लास में, मैं कहता था आप में से असल में वो है जो जिसकी पोस्टिंग बदल जाए और पुराना अमला कभी मिलने आए केक लेके, सर तुसी बड़े याद आ रहे हो, अब उन्हें काम कोई नहीं है। इसका मतलब है आप इंसान बड़े थे, जो इंसान बड़ा है वो जज भी बड़ा होगा, लेकिन जो जज बड़ा है अंदर से इंसान छोटा है तो वो फिर बोना ही। बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने अच्छे किस तरह से बनना है, यहाँ पे तो बड़े इंसानों की बात हो रही है, बोनों की बात हो रही है, हमने अच्छा कैसे बनना है, हमारे अंदर वो क्या खूबियां होनी चाहिए। मैं एक दफा वो डिस्कस करना चाहूंगी ताकि हम खुद बैठ के अपना सेल्फ एनालिसिस होता है ना वो करना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स भी सोचना शुरू हो जाएंगे कि हमारे अंदर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने बाहर निकालना है और जिनको हमने ऐड करना है अच्छा इंसान बनने के लिए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की जब आप डिस्कशन टीवी स्क्रीन पे सुनते हैं ना एज अ व्यूअर, तो मैं ये चीज कहूंगी, मैं अपना एनालिसिस करना शुरू कर दूंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, मेरी जात में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे अब बाहर निकालना है और मुझे अच्छाई की तरफ जाना है। हम ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके अंदर कोई एक खूबी होती है और वो समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब अच्छा इंसान जब आपने बनना है तो क्या समझते हैं, एक खूबी काफी है उसके लिए? अच्छा देखें, अच्छा इंसान खूबियों के कम्बिनेशन से होता है। कुछ खूबियां डोमिनेंट है, कुछ खूबियां उसकी पूरी शख्सियत का अहाता कर देती हैं, कुछ खूबियां छुपी होती हैं, कुछ खूबियां खास सिचुएशंस में निकलती हैं। खामियां भी ऐसी हैं, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं हमेशा ये क्लासरूम्स में दुआ मंगवाता हूँ, या अल्लाह हमें ऐसी खामियों से बचा जो हमारी खूबियों को भी खा जाए। बिल्कुल सही। बाज खामियां ऐसी हैं जो इंसान की सारी खूबियों को खा, और इसको हमने कई प्रोग्राम्स में इसका तज़किरा भी किया हुआ है। मसलन किसी को अगर नेगेटिव ओपिनियन बनाने की आदत है, बदगुमानी जल्दी होती है, वो प्रीसपोज करता है, उसमें तकब्बुर पाया जाता है, उसमें हक तलफी है, इस तरह की चीजें आपकी खूबियों को भी खा जाती हैं। असल में जो मैं इस मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, देखिए हमें अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि उनको कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। ये जो खुद परस्ती है ना वालदैन की, ये लाशऊरी तौर पे कहीं ना कहीं अगली नस्ल में जाती है। सही कहा। यानी वालदैन की खुद परस्ती और खुद परस्ती वाला मिजाज बच्चे मुस्तार लेकर जिंदगी फिर उससे गुजारते हैं। सही। मैं ना एक मुझे याद आता है वाकया कि एक दफा ऐसे हुआ कि मैं कहीं मौजूद था, किसी जगह गया हुआ था मेहमान, तो रात का टाइम था, तो मुझे लगा कि बाहर कोई शोर है। मैं बाहर निकला, मेरे जो मेजबान थे वो भी बाहर आ गए, तो बाहर कुछ मजदूर थे जो साथ वाले घर में काम कर रहे थे। रात के 10 बजे का टाइम। अच्छा। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ? उनका जी ये पूरा दिन इन्होंने काम कराया है, सानू इतने पैसे कोई नहीं देते थे, दूसरा पानी भी नहीं पूछे। अच्छा। मैंने सोचा ये कितना छोटा बंदा है, इससे जुड़े बंदे को नुकसान हो रहा है। ऐसे ही है। और वो मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहा। बिल्कुल। हार्मफुल इंसान है। कुछ लोग इतने बदबख्ती उनकी जिंदगी में होती है कि उनसे जुड़ने वाला उनके लिए झोली उठा के बंदुआएं मांगता है। ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं, उनसे जुड़ा बंदा दुआएं मांगता है। ऐसे ही, या रब्बुल इज्जत ऐसा बॉस, ऐसा दोस्त, ऐसा भाई, ऐसा कुलीग हमें भी अता फरमा। सो हमें अपने बच्चों को सिखा देना चाहिए कि फायदेमंद बनो। इस दुनिया की सारी रिकॉर्डेड 10,000 साल की तारीख में हुक्मरानों के नाम नहीं रहे, कंट्रीब्यूटर्स के नाम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। कतई नजर के उनका और हमारे रवैये ये हैं कि जहां कहीं हमें फायदा अपने लिए नजर आ रहा होता है हम वहां जाते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाने का सोचते नहीं। स्टैंडर्ड ही गलत है। मैं आपको एक बड़े वसूक और ईमान से बात कह रहा हूं, जब भी आप दूसरे का फायदा सोचते हैं, कुदरत आपका कहीं ना कहीं से फायदा कर देती है, उसकी शक्ल कुछ और हो सकती है। बिल्कुल ऐसे यानी वो कहते हैं एनर्जी जाया नहीं जाती। ऐसे ही है। एम्पैथी एक ऐसी खूबसूरत एनर्जी है, जब भी आप किसी का एहसास करते हैं, वो एहसास किया हुआ एनर्जी का निजाम, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कभी गौर किया ना इसकी वजह क्या है? दरिया में कोई चीज डाले मिलती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है डाल के भूल जाए।
आप अल्लाह के निजाम में आपने खैर जब की, वो खैर कहीं चलते 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 आपकी जिंदगी में वापस जरूर आती है। उसका एक हिस्सा दुनिया में आता है और बड़ा हिस्सा ईमान वाले को यकीन है आखिरत में मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। सो मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जिंदगी में सुकून है, उनके बच्चों की जिंदगी में सुकून है, उनकी जिंदगी में बलाएं टल जाती हैं, उनके 100 मसले आसान हो जाते हैं। सो हमें एक स्टैंडर्ड नया सेट करना चाहिए कि बच्चों को कंट्रीब्यूटर बनाना चाहिए, सर्व करने वाला, खिदमत गुजार, काम आने वाला, वैल्यू ऐड करने वाला, जो ये फौरन सोचे देखे बड़ा बंदा क्या है, 3 दर्जे हैं। खुद परस्त कहता है विन विन, वो अपना फायदा सोचता है, सारे विन विन उसके लिए। दुनियादार कारोबारी बात क्या है, विन विन, आप भी जीतो मैं भी जीतूं। बिल्कुल। एक नेक इंसान क्या है, कहता है यू विन एंड विन, वो कहता है तुम इसार करता हूं, तुम जीत जो भाई, मेरी खैर है। बिल्कुल। जो बंदा अपनी कमाई, अपने वसाइल, अपने ताकत, अपने इख्तियार से किसी को फायदा नहीं दे सकता, उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। सो आज हम क्यों ना एक नया स्टैंडर्ड दें इस समाज को, इस लाहौर को और अपने बच्चों को। वो क्या, कंट्रीब्यूटर बनना है। ओहदे में बड़ा बनो ना बनो, खिदमत में बड़े जरूर बनो। ख्वाब बड़ा देखो, ऐसा ख्वाब जिसमें सिर्फ आप, आपका घर, आपकी जात ना आए बल्कि माशरा भी शामिल हो जाए। तीसरी बात, तकलीफ दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। जो दुनिया में हर बड़ा इंसान वो पेन से निकला है, वो तकलीफ से निकला है, वो चैलेंज। तखलीक, जुमला सुनिएगा, तखलीक और तकलीफ साथ साथ है। क्रिएशन जब होती है ना यार, एक मां का दर्जा क्यों है, उसके पांव में जन्नत है। मौत के बराबर की तकलीफ वो देखती है बच्चा पैदा करते हुए, और उसका दर्जा भी उतना ही बड़ा है, उसके कदमों तले जन्नत है। तखलीक करती है, तकलीफ में करती है। जब भी तखलीक होगी, वो लिटरेचर की होगी, वो पोइट्री की होगी, वो पेंटिंग की होगी, वो लीडर बड़ा बनेगा, तकलीफ से बनेगा। ये नहीं हो सकता। जो एक फूलों वाली स्टेज है जिसको मिलती है वो मॉम डैड बन जाता है, जिसको सारे वसाइल मिलते हैं उसकी जिंदगी में ख्वाब बड़े नहीं होते। ये महरूमी है, ये चैलेंज, ये दुख, ये कहीं ना कहीं पॉलिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और सोने को कुंदन बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब कुछ वालिदैन ऐसे हैं, कुछ असातिज़ा ऐसे हैं, जिनके स्टूडेंट्स, जिनके बच्चे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस तरह से अच्छे इंसान नहीं बन पाते जिस तरह से उनको गाइड किया जा रहा होता है। पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान हैं, माँ बाप की हर कोई तारीफ करता है, फैमिली में भी कहता है कि भाई फलां बंदा फैमिली का बड़ा है, हर जगह उसको बिठाया जाता है, उसकी बात को वैल्यू दी जाती है, वो दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इसमें टारगेट करके क्वेश्चन में टीचर्स को शामिल करना चाहूंगा। एक बड़ा तबका हमारे टीचर्स का, दे आर जेंटलमैन, मैं उनको क्रिटिक नहीं करता, बट उन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा फलसफा, ऐसा लिटरेचर, ऐसा मटेरियल नहीं पढ़ा होता जो उनको मोटिवेटेड रखे। जब एक उस्ताद मोटिवेटेड नहीं है, वो बच्चों को कभी मोटिवेटेड नहीं रख सकता। नंबर 1। नंबर 2, हमारा उस्ताद सिर्फ सब्जेक्ट तक रहता है, उसके पास बामकसद जिंदगी, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट, ये मौजूआत होते ही नहीं है। और अक्सर उसकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मुनज्जम निजाम या तंजीम नहीं होती, लिहाजा वो बच्चों को इंप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे ही है। याद रखिए, टीचर का पढ़ाना इतना इंप्रेस नहीं करता जितना उसकी शख्सियत, उसका अंदाज, उसका रवैया इंप्रेस करता है। बच्चों को तादेर टीचर वो याद रहता है, या तो मार वाला या फिर जिसका रवैया ठीक था, सब्जेक्ट भूल जाता है। सो हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो कम से कम जिंदगी में को बड़े इंसानों की ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ें, बच्चों को रिकमेंड करें। बच्चे जिसको फॉलो करते हैं ना, मैं अभी देखें सिटी 42 पे किताब रिकमेंड करूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं आज रीडिंग पे रश लग जाएगा। क्यों? लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, तो मेरी बताई हुई किताब को फौरन खरीद लेंगे। लेकिन अगर बच्चे आपको फॉलो ही नहीं करते, आप कहेंगे जी किताब पढ़नी चाहिए, वो कहते हैं यार खुद तो बिल्कुल नाकाम सा इंसान है, हम इसकी बताई हुई किताब क्यों पढ़े। सो तीसरी बात अहम यह है कि टीचर को अपनी जिंदगी में अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल सही। ना चाहते उस्ताद का जाती फलसफा, उसकी जाती जिंदगी, उसका मुनज्जम होना, उसका ईमान होना, उसकी तंजीम, उसकी शख्सियत, ये उसके शागिर्दों पे असरअंदाज हो रही होती है। सो उस्ताद तो काम ही कंट्रीब्यूशन का करता है। अगर उस्ताद के दुनिया में आने से कोई समाज को फर्क नहीं पड़ा, आप देखें इस माशरे में प्रोफेसर बढ़ गए, पीएचडी बढ़ गए, कंट्रीब्यूटर कम हो गए, इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनसे समाज को फायदा कोई, एक रिसर्च ऐसी नहीं आ रही, एक पेपर ऐसा नहीं प्रिंट हो रहा, एक कोई अच्छी मिसाल नहीं बन रही, एक का नाम कहीं दुनिया की यूनिवर्सिटीज में और टॉप दुनिया के रिसर्चर्स में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा?
इस माशरे का वही अलमिया जिसका तज़किरा मैंने किया, ये माशरे में एक बड़ी तादाद ह्यूमन रिसोर्स की ऐसी जो सिर्फ अपने बारे में सोचते, बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपनी जॉब के बारे में, अपनी पेंशन, अपनी रिटायरमेंट, अपनी कब्र तक सोचते हैं। वो नहीं सोचते कि भाई अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी एक मौका दिया, ये मौका तुम्हें मिल गया है, अगर तुम दुनिया में आके कुछ एक छिक्का मार के जाओ, कुछ देकर जाओ, दुनिया में आने से फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम आए हो तो कोई एक फर्क तो जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे किसी को याद रह जाए कि किसी ने कुछ किया था और आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद करे। अच्छे इंसान के लिए क्या ये काफी है कि वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है? कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे नाखुश नजर आ रहे होते हैं, उसको कैसे पैमाना उसका क्या है कि आप ये देखें कि आपसे नाखुश कौन कौन है? देखिए, लाइफ प्रिंसिपल्स, जिंदगी के जो असूल है उसमें एक बड़ा असूल है, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऐसे ही है, कतई नजर इसके कि दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है, सारे राजी नहीं है, इसकी परवाह ना करें। आप, हमारी जो आंख है ना, वो जिंदगी के जो वक्त है ना उस तक सोच सकती है। हम 60-70 साल की प्लानिंग से नहीं करते। ऐसे हमारी आंख 100-150 साल आगे नहीं देख सकती। एक बात याद रखिएगा, अगर आप बड़े बंदे हैं, शायद आप दुनिया में नहीं होंगे, आपके तज़किरे होंगे, बिल्कुल ऐसे, आपका नाम होगा, आपके हवाले दिए जाएंगे, आपकी मिसालें दी जाएंगी, आपको कोट किया जाएगा, आपके जुमले कोट किए जाएंगे, आपकी बातों को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप अगर बड़े बंदे नहीं है, यार बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा, ये ईद गुजरी है, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनकी कभी कोई नहीं आता, जाके गोरकन के कभी इंटरव्यू लेके देखे, बिल्कुल ऐसे, वो कहते हैं ये गुमनाम कब्रें हैं, आए थे बच्चे दफन करके अब्बा जी को चले गए, बेबे को चले गए, मामा जी को चले गए, चाचा जी को चले गए, बड़े बड़े अफसरों को दफन करके फैमिलीज चली गई, कितने गए? वो मिट्टी में मिट्टी मिल गए। दुनिया में बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी आखिरी निशानी भी नहीं है, लेकिन नाम जिंदा है उनका, एहतराम के साथ नाम जिंदा है। और एक बात बता दूं, कंट्रीब्यूटर किसी मजहब से हो उसका एहतराम होता है। बिल्कुल सही कहा, कतई नजर इससे, वो मादाम क्यूरी का दीन क्या होगा, बिल्कुल हमें क्या परवाह, उसका कंट्रीब्यूशन ही उसने रेडियम दी है। बिल्कुल सही, न्यूटन का हमें क्या पता कितना नेक था, लेकिन न्यूटन का हमें यह पता है कि उसने 3 मोशन के लाज दिए थे और दुनिया के जहनों पे नक्श छोड़ के चला गया था। सो कंट्रीब्यूटर कुछ भी है, कंट्रीब्यूटर जिंदा रहते हैं, दिलों में जिंदा रहते हैं। और एक जुमला यहां पर कोट करना चाहूंगा रूमी का। रूमी के आखिरी अयाम थे, रूमी के जो पैरोकार थे, फॉलोअर्स थे, वो बैठे हुए थे और सब ने कहा रूमी अब तुम दुनिया से जा रहे हो। रूमी ने एक जुमला बोला, उसने कहा दुनिया की मस्तनत से उठ के दिलों की मस्तनत पे जाने वाला हूं, या मैं दिलों की मस्तनत पे बैठूंगा तो मैं हजारों साल बाद भी याद किया जाऊंगा कि दुनिया में कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर, मल्टी लेयर स्टोरी लिखने वाला कोई रूमी आया था। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप अपने स्टैंडर्ड्स बेहतर करें। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, म्यार आप बनाते हैं चीजों के, ये छोटे छोटे म्यार नहीं होने चाहिए। वो दिहाड़ी लगा लेना, कुछ 100 रुपया कमा लेना, को बचत कर लेना, वो किसी का हक मार लेना, सिर्फ अपनी जात तक सोचना, ये कोई म्यार नहीं है। म्यार ये है आप बड़ा सोचें, आप ये सोचें कि आपकी जिंदगी से किसी को नफा मिला, अपनी जात से बाहर निकल आए, आपकी जिंदगी से किसी को फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, आप जाएं, दुनिया से किसने नहीं जाना, हर एक ने जाना ऐसे ही यार। आप जाएं, एक लम्हा के लिए सोचें, आपका तज़किरा अच्छे अल्फाज में हो। अभी हम थोड़ी देर पहले हमारे सीनियर यहाँ पर अल्लाह को प्यारे हो गए जहाज के, नकवी साहब को हम याद कर रहे थे और कितने अच्छे अल्फाज में याद। मैंने आपको कहा मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने इतने दिनों में जहां उनका तज़किरा सुना है, अच्छे अल्फाज में सुना, तो बड़ा इंसान वो है जो गैर मौजूद है लेकिन उसके बारे में राय मोहब्बत करने वाले अच्छे अच्छे जुमले कह रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, आप दुनिया से जाएं और दुनिया कह रही हो क्या खूबसूरत इंसान था, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी की तमाम तर मेहनत, जो कोशिश आपने की है, ये वसूली है और कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं कि अब हमें खुद बैठ के सोचना है, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड चेंज करने हैं, हमने अच्छा किस तरह से बनना है। ये कोशिश है जो सभी को करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी इसमें साथ देता है। जब आप कुछ अच्छा करने का सोच लेते हैं तो राहें आपकी खुद ब खुद हमवार होती चली जाती हैं। सिर्फ एक अज़्म की और एक सोच की ज़रूरत होती है, तो फिर इंशाअल्लाह रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ज़रूर सोचिए अपने बारे में कि किस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, दूसरों को आप किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने आप के हिसार से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और एक सिलसिला जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था, हमारे सेगमेंट्स, हमने आज उसको दोबारा से शुरू किया है। और आप तो जानते हैं सेगमेंट में सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अब आप लोग घर बैठे हैं, ऑब्वियसली उस तरह से मार्केट का विजिट करना मुश्किल हो जाता है कि ज़्यादा टाइम आप मार्केट में दें, तो हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या है, अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का या फिर चेंज करने का, तो आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। सैमसंग गैलेक्सी की कीमत मैं आपको बताती चलूँ S9, और कीमत इसकी है जी 91,000 रुपये। इसमें आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है हुआवे मैट 10 प्रो और इसकी कीमत 74,999 रुपए है। ओप्पो रेनो 3 प्रो और इसकी कीमत 64,999 रुपए है। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास क्या है, ऑनर 8X और इसकी कीमत है 34,999 रुपए। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स तो आपने जान लिए हैं। स्टूडियो का मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन बाहर का मौसम कैसा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाहर निकलना है और सारा दिन आपने बाहर अपने काम भी निपटाने हैं। तो मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। सादिया ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और अब हमें तोहफा ये मिलने वाला है कि लोड शेडिंग भी नहीं होगी। तो मौसम की कोई अच्छी खबर है आपके पास? जी हाँ, मई ने अपना खूब रंग दिखाया है। दिन के औकात में सूरज सवार नेज़े पर हमने ये देखा है कि आखिरी 10 दिन जो है लाहौर का दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास रहा, और ये जो 10 दिन है इनमें टेम्परेचर जो है 44 से 45 तक गया, जिसकी रियल फील जो थी वो तकरीबन 47 महसूस की जा रही थी। आज अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर का मतलब साफ खुश्क रहने का इम्कान है। दिन के औकात में हवाएं चलेगी और आज के दिन के हवाले से लाहौरियों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिशों का नया सिस्टम जो है वो तेज़ हवाओं के साथ आज लाहौर में और पंजाब में एंटर होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी के साथ साथ बारिश का बायस बनेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये बारिशें जो हैं वो वक्ती तौर पर लाहौर के मौसम को कुछ बेहतर करेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर गर्म होगा। जून का आगाज़ जो है वो गर्म तरीन मौसम के साथ होगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में भी लाहौर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि दिन के औकात में अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है 44 से 45 तक रहता है। इसी तरह से रात में भी गर्मी का एहसास बढ़ा है। दर्जा हरारत रात के औकात में 33 से 35 तक रहता है। तो आज दिन में टेम्परेचर जो है वो 44 होगा, रात में जो है वो 33 रहने का इम्कान है। रात के औकात में लाहौर में नया सिस्टम दाखिल होगा। जो ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। मौसम की शिद्दत के हवाले से आपने हमें बताया कि मौसम आने वाले दिनों में मजीद गर्म होगा। जून का आगाज भी जो है वो अब मौसम की शिद्दत में इजाफा ही देखने में आएगा, लेकिन साथ ही साथ लोड शेडिंग भी अब होने वाली है। तो तैयार रहें, एक तो मौसम गर्म होगा, लोड शेडिंग भी होगी, यानी आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। खैर, कुछ मुश्किलात के बाद अच्छी चीज भी शामिल कर लेते हैं। बचत आपकी किस तरह से हो सकती है ये आपको बताएंगे बचत बाजार में। जी तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर नहीं जाना तो ऑनलाइन शॉपिंग की बेस्ट ऑप्शन है। सेल्स कहाँ पर है मैं आपको बता सकती हूँ जी। वर्दा पे 30% ऑफ है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्लैट 30% यहाँ पर डिस्काउंट है। और इसके बाद डाइनर्स पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो 25% यहाँ पर फ्लैट ऑफ है। ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ से सेल से भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कारफोर पे जा रहे हैं, यहाँ पर प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताती चलूं जी। सबसे पहले हमारे पास है नेस्ले नीडो और रिटेल प्राइस इसकी है 1280 रुपए। प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगा 1775 रुपए में, 175 रुपए में सॉरी, और इस पर आप 105 रुपए बचा सकेंगे। नेक्स्ट है जी एडम योगर्ट और रिटेल प्राइस 110 रुपए है। प्रमोशन पर आपको मिलेगा ये 100 रुपए में, यानी 10 रुपए की बचत इस पर भी आप कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अब बचत आप किस तरह से कर सकते हैं ये तो आपने जान लिया। गैर मुल्की करेंसी रेट्स जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतार चढ़ाव देखने में आता है। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं माल का हाल। तो रेट्स क्या हैं एक नजर डाल लेते हैं।
नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और अब लोग इसका हल तलाश करने के लिए जब घरों से बाहर निकले हैं तो हमने देखा कि ईद के दिनों में भी और आज भी नहर पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है और पुलिस की जानिब से अगर रोका जा रहा है तो हमें ऐसे वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं, तलकलामी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, हम फरहान की जानिब रुख करेंगे। जी फरहान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली कैनाल पर मौजूद हूँ। कोरोना वायरस की वजह से जितने भी तफरी मकामात हैं वहाँ बंद है, चाहे वो वाटर पार्क हो या दीगर तफरी गाँव शहर की, वो तमाम की तमाम हाल बंद है। तो लाहौर शहर के बीच से गुजरने वाली जो कैनाल है वो इंतहाई सस्ती तफरी थी और ख़ास तौर पर जब मौसम इंतहाई गर्म हो तो जो शहरी हैं वो इस नहर के ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाते हैं और जो अपनी गर्मी है वो भगाते हैं। गुज़िश्ता जो ईद गुजरी है उसके तीनों चारों रोज़ जो शहरी हैं वो नहर पर आते रहे हैं, नहाते रहे हैं। ताहम आज देखने में आया कि पुलिस की जानिब से सख्ती की जा रही है और नहर के ऊपर जो नहाने वाले शहरी आते हैं उन्हें नहाने से रोका जा रहा है। अमूमी तौर पर देखने में आता है कि जो कैनाल के ऊपर है फैमिलीज़ भी आती हैं और यहाँ पर जो बेंच वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं और वक्त गुजारते हैं दरख्तों की छाँव में बैठकर। ताहम हम जो पुलिस की जानिब से उन्हें भी रोका जा रहा है और अगर कोई रेजिस्ट करता है तो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं नहर के जिस मकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर अमूमी तौर पर इतवार के रोज़ फरहान हमारे साथ मौजूद थे और क्या सूरत हाल है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिस पर हम देख रहे हैं पुलिस की जानिब से अगर रोका जा रहा है तो रवैये अवाम के क्या हैं, लड़ाई झगड़ा देखने में आ रहा है। खैर थैंक यू सो मच फरहान। नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आपने सेगमेंट्स देखे हमारे और बजट ऑब्वियसली आप लोगों ने अपना मैनेज कर लिया होगा। अब मैं बात करना चाहूँगी आपके बहुत ही पसंदीदा टिकटॉक स्टार हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा देखना भी पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो वो पर्सनल लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करती हैं, उनकी क्या क्या मसरूफियात रहती हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं हरीम शाह जो कि टिकटॉक स्टार हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसे गुजरी? ईद क्योंकि कोरोना था और कोरोना की वजह से अपने घर वालों के साथ लेकिन बहुत अच्छी गुजरी, यानी घर में ईद गुजारी। सही। अच्छा, हरीम शाह को सभी लोग जानते हैं एज अ टिकटॉक स्टार, माशाल्लाह आपकी टिकटॉक लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पसंद करते हैं तब भी अच्छा लगता है और जो लोग मतलब तनकीद करते हैं तब भी मैं उसको इतना माइंड नहीं करती। मैं तनकीद को भी पॉजिटिव लेती हूँ। तो मैं तनकीद को इसलिए माइंड नहीं करती कि मैं कहती हूँ कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन से महफूज रहने के लिए और बचने के लिए यही ज़रूरी है कि हम जो तनकीद कर रहे हैं खुद को एनालाइज करें कि वो चीज़ अगर हमारे अंदर है तो खुद से दूर करें, अगर नहीं है तो फिर आई डोंट केयर। सही। अच्छा मुझे बताइएगा ये टिकटॉक बनाने का आइडिया कैसे आया? मैं बारहा बता चुकी हूँ कि आइडिया कोई नहीं था कि मतलब किसी ख़ास पर्पस के लिए कोई टिकटॉक बनाना है या मेरा ख़ास ये थीम होगा या मैंने इस तरह की वीडियोस बनानी है या ये वो। बस मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने कहा कि ऐप पे इस पे ऐसी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और आओ ट्राई करते हैं। तो वो भी मेरे साथ हालांकि उसने भी वीडियो बनाना स्टार्ट की। माशाल्लाह वो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, बट उसको टिकटॉक पे वो फेम ही नहीं मिला। वो वीडियोस बनाती है ना वायरल होती है ना कुछ। मैं कहती हूँ शायद ये लक की बात है, मुझसे बहुत अच्छी क्रिएटर है। उसकी वीडियोस आप देखें ना इतनी मतलब एक्सपर्ट और इतना सब कुछ होता है। मेरी बिल्कुल सिंपल सी वीडियो और वो, और उसके साथ ही जब वो कहती है कि तुम 2.7 मिलियन क्रॉस कर गई हो और मेरे 1 लाख भी अभी तक नहीं। और ये कितने टाइम में हुआ? ये मतलब कुछ मंथ में, लाइक अभी साल भी नहीं हुआ, कुछ मंथ। अच्छा आपको क्या लगता है आपके टिकटॉक्स किस तरह दूसरों से मुनफरिद होती हैं जो इतने टाइम में इतने ज्यादा मिलियन लोग जो हैं वो आपको देखने लग गए, पसंद करने लग गए? मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं बहुत सिंपल सी होती हैं और मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी क्रिएटर हूँ या मेरी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। मतलब लाइक जैसे लोग लोकेशन का खास तौर पे ख्याल रखते हैं, ड्रेसिंग का खास तौर पे ख्याल रखते हैं और मतलब सिंपल हों या बिना मेकअप के हों तो बिल्कुल भी नहीं होते। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती कि मैंने मेकअप करके स्क्रीन पे आना है। मेरी मोस्टली मेकअप के बगैर ही होती हैं। अगर मैं शॉवर
भी ले रही हूँ तो मतलब ड्रेसिंग का भी मुझे वो नहीं होता कि खैर है कि नहीं कोई ब्रांडेड ड्रेस पहन के या लोग ऐसे कहेंगे ऐसे, ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, बस बहुत सिंपल सी थी और मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी लक थी। अच्छा, जब आपको लोग इतना देखते हैं ना, वो चाहे नेगेटिव वे में देखें चाहे पॉजिटिव वे में देखें, चाहे आपके काम की तारीफ करें, कहीं ना कहीं आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, तो कभी ये सोचा है कि मेरे टिकटॉक्स अगर लोग देख रहे हैं तो कोई मैसेज भी लोगों तक इससे पहुंचना चाहिए? बिल्कुल, जब मैं ये कहती थी कि लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे किसी मेरी फ्रेंड नहीं, मीडिया में ही होती है, उन्होंने समझाया था कि आप जब पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, आपने कैसे खाना है, आपने कैसे बात करनी है, आपका गुफ्तगू से लेके लोग आपको मतलब जज करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ, अगर कोई बंदा वीडियो बनाए तो कुछ ऐसी वीडियोस बनाए कि दूसरों तक कोई अच्छा मैसेज कन्वे हो, ना कि मतलब हम बहयाई और बुराई के कामों को तरवीज दें। तो मतलब इन चीज़ों का पहले तो मतलब नासमझी में जो होता था कि मतलब मुझे तो ये नहीं था कितना फेम मिलेगा, इतने लोग मुझे फॉलो करेंगे, इतने मतलब वो होगा, वो सब तो हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब जो करने हैं तो कुछ अच्छा करने हैं, ऐसा करने कि लोगों को तनकीद करने का मौका न मिले। तो इंसान किसी भी दौर में किसी भी मतलब वक्त के साथ साथ सीखते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी इस्लाह करते हैं। और सही कहा, चीज़ें आप देख देख के अपनी इस्लाह करते हैं। मुझे पता चला आप टीचर भी रह चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैं दारुल अरकम इस्लामाबाद के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया भी है। अच्छा, 1 ईयर ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया। तो कंटिन्यू क्यों नहीं रखा आगे टीचिंग को? कंटिन्यू मुझे तब शौक था और वक्त के साथ साथ शौक इंसान, मेरी मदर भी टीचर है और मेरी मदर सरकारी टीचर है माशाल्लाह, 17 ग्रेड की टीचर है मेरी मदर। और मैं ऐसे ही मतलब मेरा एक तो सब्जेक्ट एजुकेशन था और दूसरा साथ में जब मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे पास इवनिंग में फ्री टाइम था, तो मुझे तब से था कि नहीं, मैंने ये जो फ्री टाइम है इसमें मैंने टीचिंग करनी है। और मैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती रही हूँ। अगर मेरी मॉर्निंग में क्लासेस होती थी तो मैं इवनिंग में वो करती थी, अगर इवनिंग की होती थी मैं मॉर्निंग में, तो मैं अपने शौक के लिए करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे शौक थे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे किए हैं। सही। तो अब आपके जो स्टूडेंट्स थे वो आपके टिकटॉक्स देखते हैं, वो कोई आगे से फीडबैक देते हैं? मैंने मोस्टली 6 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाया है। और जब मैंने मास्टर किया था, मुझे मास्टर के बाद उसमें उर्दू यूनिवर्सिटी में भी ऑफर हुआ था कि आप आके तो यहाँ पे वो करें, तो लेकिन फिर मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद तो खैर चेंज हो गया। लेकिन अब दोबारा अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये बहुत एक मेरे ख्याल में अच्छी फील्ड है। और मुझे ये होता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा सीखूँ, मैं दूसरों को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। मेरी हर वक्त ये कोशिश होती है कि कौन मतलब वो है, तो मुझे कहीं से भी नॉलेज मिले तो मैं इसको अपने लिए बहुत फ़ख्र की बात समझती हूँ। कभी ये सोचा था कि इस तरह से इतने लोग जानेंगे, इतने लोग पसंद करेंगे और इतने लोगों में आपकी एक अलहदा से पहचान बन जाएगी? कभी ये प्लान? मैं एक और बात आपको बताती हूँ। आपको पता है जब मैं स्टडी कर रही थी टीचिंग के साथ साथ मैंने मॉडलिंग भी की है और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम की है। लाइक मैंने गुल अहमद की शूट की है। गुल अहमद का एक नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है। मैंने मनीजे ब्रीजे इन तमाम ब्रांड्स के जिनके एक नाम है। इसके अलावा मैं मैग्मा सिटी और डिफरेंट ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ। लेकिन जब मैंने एज अ मॉडल काम किए या फैशन वगैरह के शूट वगैरह जब वो किए तो उस वक्त मुझे लोग इतना नहीं जानते थे, चाहे कि वो। लेकिन जब मैं टिकटॉक पे आई हूँ तो टिकटॉक के तब हरीम शाह की एक पहचान बन गई। हाँ, टिकटॉक पे आने के बाद तो फिर ये फैमिली की सपोर्ट थी? फैमिली की स्टडी के अलावा कहीं पे सपोर्ट नहीं थी। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर नहीं, फैमिली की नहीं सपोर्ट थी। मेरी फैमिली बहुत रिजिड है, मेरी फैमिली इन चीज़ों को बहुत माइंड करती है। तो फिर किस तरह से सरवाइव किया? इतने सारे लोग आपको देखना चाहने लगे, पसंद करने लगे और फैमिली की आपको सपोर्ट नहीं है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली ने इन चीज़ों को कभी पसंद ही नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं किया था। हमारे एक्चुअली मैं सैयद फैमिली से हूँ। हमारे पूरे ख़ानदान में कहीं दूर दूर तक लड़कियाँ अपने व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं लगाती कि व्हाट्सएप डीपी किसी और को न शो हो जाए, इस तरह ना हो जाए। तो मीडिया पे आने एक बहुत बड़ी बात थी और इसके बाद मुझे खैर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब तो आप जहाँ कहीं पे भी जाती होंगी, शॉपिंग मॉल्स में, यहाँ वहाँ लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सेल्फियाँ लेते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग जानते हैं। सही। कोई अपना ज़बरदस्त फैन मूवमेंट ऐसा बताएं जिसपे आपको खुद बहुत अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ? मुझे एक तो सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा था, मुझे शौक़ था शुरू से ना, जब मैं किसी से मतलब इस तरह के फेमस पर्सनैलिटी से मिलती थी या उनके साथ पिक वगैरह लेती होती थी, तो तब मैं सोचती होती थी कि मतलब ये लोग हैं, इनके साथ लोग आके पिक बनाते हैं और ये वो। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह मतलब खुद एक वक्त आएगा वो ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा होता था कि वो कौन सा दिन आएगा कि मेरे साथ कोई तस्वीर लेगा। लेकिन जब कुछ मेरे फ़ैन, मुझे तब बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कुछ मेरे फ़ैन जब बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लाइक कैमरा भी नहीं पकड़ सकते और ऐसे वो, एक तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि देखें मतलब लोग इस तरह की उनसे वो करते हैं, मोहब्बत हमसे कह लें या दिल लगी जो भी कह लें। दूसरा मैं दुबई में हमारा एक इवेंट था और
वहाँ पे काफ़ी स्टार आए हुए थे और इंटरनेशनल स्टार आए थे लाइक गोविंदा और इस तरह के। तो जब वहाँ पे मैं और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थे, हम वहाँ पे गए दुबई मॉल के अंदर, तो लोगों ने ना, जितने भी हमारी पाकिस्तानी अवाम थे, हमारे पठान भाई थे, सारे वो गोविंदा को छोड़ के हमारे पीछे आ गए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत चीखने लगे थे कि हरीम शाह बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उस हाल में जब ये आवाजें गूंजती थी, ये सारा कुछ, तो मुझे बहुत ऑब्वियसली आपके लिए वो बहुत प्राउड की बात होगी। वक्त कम है, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। इस तरह से लोग आपको देखते रहे, पसंद करते रहे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे शो में मुलाकात होगी तो डिटेल में आपसे जानेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।